अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। जवान लड़की का किसी के साथ लापता हो जाना जुर्म नहीं होता, बशर्ते कि लड़की बालिग हो और उसे अगवा न किया गया हो। लड़की का लापता हो जाना कोई कहानी भी नहीं होती, बस इतनी सी बात होती है कि कोई लड़की किसी को चाहती है और जज्बात के हाथों मजबूर होकर उस आदमी के साथ घर से निकल जाती है। कहानियाँ और ड्रामे इसके बाद शुरू होते हैं। ये ड्रामाई दास्तान भी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, एक जवान लड़की की गुमशुदगी के बाद शुरू हुई थी। मेरे थाने में जो गांव आते थे उनमें एक गांव ज़रा बड़ा था। ऊंची हवेलियों और ऊंची ज़ात वालों के एक घर से एक जवान और खूबसूरत लड़की लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी के एक रोज़ बाद उसका बाप, बड़ा भाई और नंबरदार थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए। मैंने सबसे पहले ये पूछा कि लड़की उठाई गई है या चली गई है। जवाब सुनने से पहले मैंने लड़की के बाप और भाई से ये कहा कि मुझे सही सही जवाब दें और मुझे लड़की के मुतालिक हर एक बात बिल्कुल सही बताएं। बाप ने बताया कि मालूम तो ऐसा होता है जैसे लड़की खुद गई है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि घर से कुछ जेवर और कुछ नकदी जो 5 और 10 रुपए के नोटों की शक्ल में थी गायब है। मैंने जब लड़की की उम्र पूछी तो बाप ने 18 से 19 साल बताई, यानी लड़की बालिग थी। मैंने उसे कहा कि वो रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं तो मैं लिख लूँगा, लेकिन नज़र यही आता है कि लड़की बाकायदा तैयारी करके किसी के साथ गई है। हो सकता है कि वो उस आदमी के साथ मजिस्ट्रेट के पास चली जाए और बयान दे दे कि वो अपनी मर्जी से आई है। लेकिन मलिक साहब, नंबरदार ने कहा, यहाँ मामला कुछ और भी मालूम होता है। इनका नौकर भी लापता है और इनका बड़ा अच्छा कुत्ता जो रात को रखवाली के लिए घर से बाहर खुला रहता है वो भी गायब है। इससे जाहिर होता है कि ये नौकर की बदमाशी है और वो जेवर और नकदी का चोर है। क्या नौकर बदमाश किस्म का आदमी था? मैंने पूछा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तीनों ने बारी बारी मुझे बताया कि नौकर बदमाश नहीं था। जनाब मलिक साहब, लड़की के बाप ने कहा, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये नौकर इतनी जलील हरकत इतनी ज़्यादा दिलेरी के साथ करेगा। नौकर के मुतालिक मैंने इनसे बहुत सारी बातें पूछी। इनसे यही पता चलता था कि ये नौकर सीधा सादा सा देहाती था, दुबला पतला था और उसका रंग गहरा सांवला था। मैंने इन लोगों के जवाबों से ये अंदाज़ा लगाया कि नौकर इस काबिल नहीं था कि ऊंचे ख़ानदान की इतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ घर से निकल जाती। मुझे ये ख्याल आया कि लड़की किसी अमीर कबीर आदमी के साथ गई है और इन दोनों के दरमियान मुलाकातों वगैरह का जरिया नौकर था और लड़की नौकर और कुत्ते को खुद साथ लेकर गई है। इससे यह भी जाहिर होता था कि लड़की जिसके पीछे पड़ गई है वो कोई बड़ा जागीरदार या नवाब किस्म का आदमी होगा। उसने लड़की से कहा होगा कि नौकर के साथ आ जाना। मैंने बेदिली से रिपोर्ट दर्ज कर ली और इन लोगों से लड़की, नौकर और कुत्ते का तफसीली हुलिया मालूम करके लिख दिया। यह हुलिया मुझे दूसरे थानों को इश्तहार शोर गौगा के ज़रिए भेजना था। इस वारदात की जो दीगर कागजी कार्रवाइयाँ की उसके साथ आपको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ये खासी लंबी कार्रवाइयाँ होती हैं। मैंने गुमशुदा लड़की के बाप और भाई को अलग करके लड़की के मुतालिक मालूम किया। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि लड़की नेक चलन और सीधी तबीयत की थी। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था। इनके बाद मैंने नंबरदार से पूछा। उसने ज़रा तफसील से बताया कि लड़की खासी शौक और होशियार थी, चाल चलन की ठीक थी। कोई ऐसा सबूत या इशारा नहीं मिलता था जिससे पता चलता कि फलां शख्स के साथ उसके अच्छे या बुरे मरासिम हैं। मेरे पूछने पर नंबरदार ने बताया कि लड़की में घर से किसी के साथ भाग निकलने की जुर्रत बहरहाल मौजूद थी। मैंने इन तीनों को ये कहकर रुखसत कर दिया कि मैं अगले रोज़ उनके गांव आऊँगा। ये ऐसी वारदात नहीं थी कि मैं फ़ौरन उठता और दौड़ पड़ता। इन लोगों ने खुद ही मुझे बताया था कि लड़की उठाई नहीं गई, खुद गई है। मैंने उस रोज़ सिर्फ कागजी कार्रवाई की और इश्तहार शोर गौगा जहाँ जहाँ भिजवाना था तहरीर करवा के भिजवा दिया। लड़की पर ज़्यादा से ज़्यादा ये केस बनता था कि वो जेवरात और नकदी ले गई है, लेकिन वो उसका अपना घर था और उस माल को वो अपना माल कह सकती थी। नौकर ने दरमियान में आकर मामला ज़रा बदल डाला था। मैं उसके खिलाफ ये केस बना सकता था कि रकम और जेवर उसने चोरी किए हैं।
लेकिन लड़की का सिर्फ इतना कह देना काफ़ी होता कि ये माल उसने खुद घर से निकाला है और ये उसकी अपनी मिल्कियत है। इसका मतलब ये था कि माँ बाप के लिए ये मामला जितना भी संगीन था, कानून के लिए कुछ भी नहीं था और आखिर में नतीजा सिफर ही निकलना था। मैं अगले रोज़ लड़की के गांव सिर्फ इसलिए चला गया कि मुझे इस केस की फाइल में कुछ न कुछ तो लिखना ही था और लड़की के वालिदैन को ये तासुर देना था कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। ये गांव मेरे थाने के कस्बे से 3 मील से कुछ ज़्यादा ही दूर था। गांव में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी तकरीबन बराबर बराबर थी। सिखों की आबादी बहुत थोड़ी थी। छोटी बड़ी जिम्मेदारियाँ ज़्यादातर मुसलमानों की थीं। 3-4 बड़े ज़मींदार हिंदू भी थे। ये बताने से मेरा मतलब यह है कि गांव पर मुसलमानों का ग़ुलबा था और इनके 3-4 ख़ानदान गांव के हाकिम थे। ये लड़की इन 3-4 ख़ानदानों में से एक ख़ानदान की थी और ये ऊंची ज़ात के लोग थे। मैंने लड़की के घर जाकर सारे मकान को अंदर से देखा। ये बहुत बड़ी हवेली थी। इसके एक हिस्से पर बालाई मंजिल भी थी। नौकर मवेशियों वाले कमरे के साथ एक कोठरी में सोता था। लड़की आमतौर पर अपने घर के अफराद के साथ सोती थी, लेकिन 2-3 रातों से वो ऊपर की मंजिल पर सो रही थी। सर्दियों के दिन थे। लोग अंदर कमरों के दरवाजे बंद करके सोते थे। लड़की के लिए रात को निकल जाना मुश्किल नहीं था। मैंने ये भी देखा कि ऊपर की मंजिल पर आने जाने के लिए एक बड़ी सीढ़ियाँ सामने और पीछे तंग सीढ़ियाँ थीं। लड़की के घर वालों ने बताया कि सुबह उन्होंने देखा कि हवेली का बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। लड़की की माँ के साथ भी बातें हुई। वो तो रोती और साफ कहती थी कि लड़की ने उनके ख़ानदान की इज्जत को मलियामेट कर दिया था। मैंने उससे पूछा कि उसे किस पर शक है। उसने कहा कि लड़की ने कुछ पता ही नहीं चलने दिया। मैं नंबरदार के घर जा बैठा। मैंने वहाँ बहुत से अफराद से पूछगछ की। इनमें बेकायदा और बाकायदा मुखबिर भी थे। इनमें से किसी ने भी ये न कहा कि लड़की का चाल चलन मशकूक था। किसी आदमी पर शक का इजहार न किया गया। नौकर के मुतालिक हर किसी ने कहा कि वो तो बुद्धू सा आदमी था। उसकी उम्र 23-24 साल बताई गई थी। सब उसे बदसूरत कहते थे। उसे इसमें जवानी की शौकी तो थी ही नहीं। मैंने जिससे भी पूछा कि ये कहाँ तक मुमकिन हो सकता है कि लड़की नौकर के साथ चली गई हो, तो वो हंस पड़ा। मुझे इस किस्म के जवाब मिले कि उसके साथ तो गांव की कोई बदसूरत लड़की भी निकलने के लिए तैयार नहीं होगी। वो तो मवेशियों जैसा था। काम किया, रोटी खाई और सो गया। वो दयानतदार और वफादार नौकर था। ऐसा कभी नहीं था कि हर वक्त लड़की के साथ रहता हो। एक आदमी ने, जो लड़की का मामू या चचा था, ये भी बताया कि यह आदमी तो रखवाली के कुत्ते जैसा था, जो चोरों को भगा देता है और खुद चोरी नहीं किया करता। 2 मोअज़्ज़िज़ आदमियों ने, जिनका लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था, कहा कि ये बड़े ज़मींदार ख़ानदान अपने आप को शाही ख़ानदान समझते हैं। इनके यहाँ शादी हो तो मुजरा करवाते हैं, ओछे तरीक़ों से अपनी अमीरी का इजहार करते हैं, रुपए पैसे से अपने करतूत छुपाते हैं। इनका अपनी रवायात हैं। इस लड़की की खाला की मंगनी गांव में हुई और वो किसी के साथ घर से भाग गई थी। 10-12 साल गुजरे। इस ख़ानदान की एक और लड़की किसी के साथ घर से चली गई थी। इन दोनों ने जागीरदारों के यहाँ शादी कर ली थी। अब ये लड़की भाग गई है तो कोई अजीब वाक़या नहीं हुआ। ये सही है कि इस ख़ानदान की कोई औरत बदचलन नहीं निकली, लेकिन जिसने घर से निकलना चाहा वो बड़ी दिलेरी और सफाई से निकल गई। दरअसल मलिक साहब, इस गांव के एक और साहिब हैसियत आदमी ने कहा कि इस बिरादरी की लड़कियां शहजादियां और रानी बनने के ख्वाब देखा करती हैं। गांव में शहजादियां और रानियां बनी रहती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इसलिए बड़े जागीरदारों और नवाबों के यहाँ जा पहुँचती हैं। इन सब लोगों ने दरअसल मेरे ही इस ख्याल की तायीद और तस्दीक कर दी थी कि ये पुलिस का केस नहीं। मैं इस इरादे से इस गांव से आ गया कि ये केस अपने ASI के सुपुर्द कर दूंगा और वक्त गुजरने के साथ साथ ये केस मरता चला जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि 2-3 महीनों तक कहीं ना कहीं से ये खबर आ जाएगी कि लड़की ने फला गांव में उसी आदमी के साथ शादी कर ली है जिसके साथ वो गई थी। खुदा थाने जाकर मैं ये केस ASI के हवाले करने लगा।
तो पता चला कि उसके पास पहले ही कुछ ज़्यादा केस इकट्ठे हो गए हैं। मैंने ये केस अपने पास ही रहने दिया। एएसआई से कहा कि उसके पास उस तरफ के 1-2 केस हैं, वो जब भी इनकी तफ्तीश के लिए उधर जाए तो एक आध ज़िमनी केस इसका भी बना लिया करे। 5-6 दिन गुजर गए। ये केस मेरे जहन से तकरीबन उतर गया था। मेरे साथ वाले थाने से इतलाई के इश्तहार शोरो गौगा, जिस नौकर और जिस कुत्ते का उसमें हुलिया लिखा गया था, वो दोनों एक गांव में मौजूद हैं। इस तहरीरी इतला में यह भी तहरीर था कि नौकर अगर वही है या वो जो कोई भी है, वो बज़ाहिर पागल लगता है, अपना नाम भी नहीं बताता और ये भी नहीं बता सकता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। इस इतला ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस के कागजात में जो हुलिया लिखा जाता है उसमें इंतहाई बारीकियां भी शामिल होती हैं। मैं जानता था कि थानेदार ने सिर्फ शक पर इतला नहीं दी, उसने अपना शक रफ़े करके इतला भेजी है। वो गांव जहां नौकर और कुत्ता पाए गए थे, लड़की के गांव से 3-3.25 मील आगे था और वो दूसरे थाने के इलाके में आता था। अगर एक इलाके की वारदात की तफ्तीश दूसरे इलाके के थाने में पहुंच जाए तो दस्तूर के मुताबिक दोनों थानेदार मिलकर तफ्तीश करते हैं। मैंने पुलिस का ये ज़ाब्ता अमली तौर पर भी अपनाया हुआ था। मैं इस इतला पर अपने साथ ज़रूरी अमला लेकर रवाना हो गया। गुमशुदा लड़की का गांव रास्ते में पड़ता है। वहां से लड़की के बाप और उसके बड़े भाई को साथ ले लिया। नौकर और कुत्ते की शनाख्त के लिए दोनों का साथ होना ज़रूरी था। पहले हम उस इलाके के थाने में गए। वहाँ के थानेदार ने अपना एक कांस्टेबल मेरे साथ भेज दिया। मैं उस गांव में पहुंचा। वो छोटा सा एक गांव था जिसका अपना नंबरदार था। सबसे पहले तो मैंने नंबरदार से पूछा। उसने बताया कि इस गांव के 2 आदमी 3-4 दिन गुजरे बड़ी अच्छी नस्ल का एक कुत्ता लाए हैं। कहने लगे कि ये खरीद कर लाए हैं। इससे 1-2 दिन पहले जवान सा एक आदमी गांव में आया। वो पागल मालूम होता था। गांव का जो आदमी उसके करीब जाता उसके आगे वो हाथ फैलाता, फिर हाथ अपने मुंह की तरफ ले जाता था। उसका ये इशारा सब समझते थे कि वो भूखा है। 2-3 घरों से उसे रोटी मिल गई। जनाब मलिक साहब, नंबरदार ने मुझे बयान देते हुए कहा, मैंने उसे रोटी खाते देखा। उसके हाथ में 2 आदमियों जितनी रोटी थी। रोटी के साथ साग था और वो बड़ी तेजी से सारी रोटी खा गया, जिससे पता चलता था कि वो कई दिनों से भूखा है। उसने इशारे से पानी मांगा। वो पानी के 2 प्याले पी गया। उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है, तो उसने इस तरह हाथ फैलाए और हिलाए जैसे उसे कुछ पता नहीं। यह आदमी हमारे लिए अजीब चीज़ नहीं था। साफ जाहिर था कि बेचारा पागल है, लेकिन अजीब चीज़ ये देखी कि वो 2 आदमी जो कुत्ता खरीद कर लाए थे, उनमें से एक उस कुत्ते को बाहर ले आया। कुत्ता उसके काबू में नहीं आ रहा था। मैं आपको वो कुत्ता दिखाऊंगा। बड़ा खूंखार कुत्ता है। कुत्ते को देखकर लोग दूर हट गए क्योंकि वो हर किसी को काटने के लिए लपकता था। उस आदमी ने कुत्ते को पट्टे से पकड़ रखा था। वो कुत्ते को वैसे ही उस पागल के करीब ले गया। किसी ने दूर से कहा कि कुत्ते को पीछे रखो, इस झल्ले को खा जाएगा। कुत्ते वाले ने इस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे ये बात कही थी। ऐन उसी वक्त कुत्ते ने जोर दिया तो पट्टा उस आदमी के हाथ से निकल गया। कुत्ता दौड़कर पागल के पास गया। मैं भी देख रहा था। अल्लाह की कसम मलिक साहब, मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। मुझे 16 आने यकीन था कि कुत्ता इस पागल को चीर फाड़ देगा। पागल उससे डरकर भागा नहीं था। मैंने आंखों से हाथ उठाए तो यह अजूबा देखा कि कुत्ता पागल के इर्द गिर्द इस तरह फिर रहा था कि अपना जिस्म उसके साथ रगड़ता था और उसकी दुम इस तरह हिल रही थी जिस तरह कुत्ते अपने मालिकों को देखकर दुम हिलाते हैं। कुत्ते ने उसके हाथ चाटे और उसके मुंह के साथ भी अपना मुंह लगा लिया। कुत्ते के मालिक ने आगे होकर उसका पट्टा पकड़ा। कुत्ता बड़ी खौफनाक आवाज में गुर्राया और उसके हाथ से अपने आप को छुड़ाने लगा। उधर से उस आदमी का भाई आ गया। उसने भी कुत्ते को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता उनके काबू में नहीं आ रहा था। कुत्ते को घसीटकर परे ले गए तो कुत्ता और ज्यादा खूंखार हो गया। उन्होंने डरकर कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता फिर दौड़कर पागल तक गया और उसके साथ लगकर बैठ गया। उसके दोनों मालिक उसकी तरफ गए तो कुत्ता गुर्राता हुआ उठा और वो पीछे हट गए। मुझे पहले ही पता चल गया था कि कुत्ता जिस वक्त से उस घर में आया है किसी को करीब नहीं आने देता। मैं उनके घर गया और कुत्ते के मुतालिक बात की।
उन्होंने बताया कि ये जिस मर्द या औरत को देखता है उस पर बड़े गुस्से से गुर्राता है। मैं खुद कुत्ते के पास गया और उसके सर पर और गर्दन पर हाथ फेरने की कोशिश की तो कुत्ता मुझे काटने को आ गया। अगर वो बंधा हुआ न होता तो वो मुझे काट लेता। मैंने उन दोनों भाइयों से कहा कि ये कुत्ता बहुत खतरनाक है, हो सकता है इस पर बावलेपन का कुछ असर हो, और ये भी हो सकता है कि बेचने वालों ने इतनी अच्छी नस्ल का कुत्ता इसी खतरे को देखकर बेचा हो। मैंने इन्हें कहा कि वो इस कुत्ते को छोड़ दें या इसे मार डालें। अब हम इसी कुत्ते को देख रहे थे कि वो इस पागल के साथ इतना प्यार कर रहा था। हमारे गांव में एक बहुत बूढ़ा आदमी है जिसकी जवानी कुत्ते पालते और लड़ाते गुजरी है। उसने इन भाइयों से कहा कि इस पागल को अपने घर में रख लो। ये जो इसके साथ प्यार करता है ये खुदा की ऐसी कुदरत है जिसे हम तुम नहीं समझ सकते। इस पागल को जब कहा कि इन दोनों आदमी के साथ इनके घर चले जाओ तो वो उठकर चल पड़ा। कुत्ता भी उसकी टांगों के साथ अपना जिस्म रगड़ता हुआ चल पड़ा। उस रोज से हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ ये शख्स है जिसके आगे कुत्ता लेट जाता है और उसके पाँव में लोट पोट होता है, और सब इस पर हैरान होते हैं कि जिसे हम पागल समझते हैं वो सारे काम करता है। मसलन मवेशियों को चारा डालता है और इसी तरह कोई भी काम जो उसे बताया जाता है वो करता है। लेकिन पीछे चिढ़कर पूछते रहो कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, ये हैरान होकर पूछने वाले के मुंह की तरफ देखता रहता है या ये कहता है पता नहीं, बोलता है लेकिन बहुत कम। ये पागल और ये कुत्ता इस तरह पहचाने गए कि इस थाने का एक हेड कांस्टेबल किसी तफ्तीश या काम के सिलसिले में इस गांव में आया। उस वक्त ये पागल और कुत्ता घर से बाहर थे। हेड कांस्टेबल की नज़र पहले कुत्ते पर पड़ी, फिर उसने पागल को देखा। नंबरदार ने मुझे बताया कि वो हेड कांस्टेबल के साथ था। हेड कांस्टेबल कुत्ते को बहुत गौर से देखता रहा। उसने कुत्ते के मालिक को बुलाया और पूछा कि ये कुत्ता उसे कहाँ से मिला है। उसने कहा कि खरीदा है। हेड कांस्टेबल ने पूछा कि किससे खरीदा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि कुत्ता बेचने वाला उसे रास्ते में मिला था। उसने उससे ये नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है और वो कौन है, गांव का है या नहीं। फिर हेड कांस्टेबल ने पागल को बड़े गौर से देखा और उससे नाम पूछा। पागल ने कहा कि उसे पता नहीं। नंबरदार ने हेड कांस्टेबल से पूछा कि वो इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहा है। हेड कांस्टेबल ने कहा कि वैसे ही पूछा है, उसे शायद कुत्ता अच्छा लगा था। हेड कांस्टेबल ने अपने थानेदार को जाकर बताया कि इश्तहार शोरे गौगा में जिस कुत्ते और नौकर का जिक्र था उन दोनों को उसने इस गांव में देखा है। थानेदार अक्लमंद आदमी था। उसने खुद गांव में जाकर इन दोनों को इस खतरे की वजह से ना देखा कि गांव में शक पैदा हो जाएगा और कुत्ते को भी और इस आदमी को भी गायब कर दिया जाएगा। उसने मुझे इत्तला दे दी। मेरे कहने पर नंबरदार ने मुझे कुत्ते वाले घर में ले गया। लापता लड़की का बाप और भाई भी मेरे साथ थे। मैंने उस घर में जाते ही कहा कि कुत्ते और पागल को मेरे सामने करो। फौरन ही एक दुबला पतला और मरियल सा आदमी कुत्ते के साथ मेरे सामने आ गया। कुत्ते ने लड़के के बाप और भाई की तरफ देखा और प्यार की आवाज़ें निकालता हुआ उनके करीब चला गया। लापता लड़की के बाप और भाई ने पहले तो कुत्ते को पहचाना, फिर उन्होंने अपने नौकर को पहचान लिया। लड़की का भाई चेहरे पर कहर लिए नौकर की तरफ लपका। उसने हाथ इसी तरह आगे कर रखे थे जैसे पागल से इस नौकर को ये नाखूनों से चीर फाड़ देगा। लड़की के बाप ने बड़ी नंगी गाली देकर कहा, सर खोल दो इसका। मैं दोनों के आगे हुआ और उन्हें पीछे हटा दिया। नौकर को देखा, वो चुपचाप खड़ा था। बाप बेटा मेरे डर से रुक गए, वरना वो नौकर पर और उन दोनों भाइयों पर जिनका ये घर था बुरी तरह टूट पड़ते। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नौकर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। उसने गर्दन को जरा सा खम देकर सर यूं हिलाया जिसका मतलब था कि उसे अपना नाम नहीं मालूम। मैंने उसके दोनों कंधों से पकड़कर जोर से हिलाया और पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है और यहाँ क्यों आया है। अब उसके चेहरे पर खौफ का गहरा तासुर था और उसकी आंखें जरूरत से ज़्यादा खुल गई थीं। उसने उन दोनों भाइयों को देखा जिन्होंने उसे अपने पास रख लिया था। मकरा है, लड़के के बाप ने कहा। जनाब आप ज़रा पीछे हट जाएं, लड़की का भाई बोला। ये अभी बोल पड़ेगा और अपने बाप तक का नाम भी बताएगा। जो काम मुझे करना था वो मैं इनसे नहीं करवा सकता था। मैंने नौकर और एक भाई को अपने कांस्टेबल के हवाले किया और दूसरे भाई को अपने साथ लेकर उन्हीं की ड्योढ़ी में
चारपाई मंगवा कर बैठ गया। मैंने उससे कहा कि इन लोगों का कुत्ता और ये नौकर यहाँ किस तरह पहुँचा है? कुत्ता हम दोनों भाइयों ने खरीदा था, उसने जवाब दिया। किससे? हम दोनों भाई कहीं जा रहे थे, उसने जवाब दिया। रास्ते में एक आदमी मिला, उसके पास ये कुत्ता था। हमने उससे पूछा कि वो कुत्ता बेचना चाहता है, तो उसने जवाब दिया कि उसे अभी रकम मिल जाए तो अभी बेच देगा। हमने उसे 10 रुपये दिए, उसने 15 मांगे। आखिर उसने 12 रुपये पर कुत्ता हमें दे दिया। कौन था वो आदमी? मैंने पूछा। ये मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। हमारी तरह वो भी कहीं जा रहा था और हमें रास्ते में मिला था। नौकर के मुतालिक वही बात बताई जो नंबरदार मुझे बता चुका था, यानी ये शख्स हमारे गांव में आया और इसने 2-3 घरों से रोटी मांगी। उसने ये भी बताया कि उसे उन्होंने इसलिए अपने घर रख लिया है कि कुत्ता उसके साथ प्यार करता है। मैंने इस भाई को अपने कांस्टेबलों के हवाले करके दूसरे भाई को बुलाया, उससे भी यही सवाल पूछे। उसके जवाब भी यही थे, लेकिन उसने कुत्ते की कीमत 15 रुपये बताई जो उन्होंने दी थी। लेकिन तुम्हारा भाई कहता है कि तुम लोगों ने कुत्ता 18 रुपये में ख़रीदा था। मैंने उसे चक्कर देने के लिए कहा। हाँ हाँ जनाब आली, उसने कहा। मुझे याद नहीं आ रहा था, कीमत शायद 18 रुपये ही दी थी। उस शख्स ने अपने खिलाफ शक पक्का कर दिया। मैंने उससे नौकर के मुतालिक पूछा तो उसने बिल्कुल वही जवाब दिया जो उसका भाई पहले ही दे चुका था। मुझे अब ज़्यादा सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं थी। देखो मेरे दोस्त, मैंने उसके सर पर हाथ रखा और ज़रा हिलाकर कहा, तुम जिसे जुर्म समझ रहे हो वो दरअसल जुर्म नहीं है। ऐसे करो, लड़की, उसका जेवर और वो जो रकम साथ लाई है वो मेरे हवाले कर दो। वो यूं उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका मुंह खुल गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस मामले को यहीं ख़त्म करा दूंगा। मैंने कहा, लड़की का बाप और भाई साथ हैं, मैं उनके साथ तुम्हारा राजीनामा करा के उठूंगा। उसकी तो जैसे ज़बान ही बंद हो गई थी। मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया, तब उसकी ज़बान ज़रा सी रवां हुई। नहीं जनाब, उसने हकलाते हुए कहा, हमारे पास कोई लड़की नहीं। इन दोनों आदमियों को जो आपके साथ आए हैं मैं जानता तक नहीं। मैंने उस पर जिरह की और बहुत कुछ कहा, लेकिन वो अपने इनकार पर कायम रहा। मैंने उसे कांस्टेबलों के हवाले करके उसके भाई को बुलाया। तुम क्या कहते हो कि तुमने कुत्ता 12 रुपये में ख़रीदा है? मैंने कहा। और तुम्हारा भाई कहता है कि 18 रुपये में ख़रीदा है। अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से कौन सच्चा है? वो कुछ देर सोच में पड़ा रहा और मैं उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। अचानक उसके चेहरे पर ज़रा सी चमक आई और उसने कहा, दरअसल बात यूं हुई थी कि जब सौदा हो रहा था तो मेरा भाई ज़रा परे खड़ा था। उसे मालूम नहीं कि मैंने कितने पैसे दिए हैं। तुमने कुत्ते का 1 पैसा भी नहीं दिया। मैंने कहा, असल बात तुम्हारे भाई ने बता दी है। तुम अब यूं करो कि वो लड़की बमे जेवर और रकम मेरे हवाले कर दो। उसका भी वही हाल हुआ जो उसके भाई का हुआ था। ये बड़ा भाई था और कुछ अक्लमंद नज़र आता था। ये शख्स जल्द ही समझ गया। मैंने उसे एक बार फिर कहा कि वो सच्ची बात बता दे और मैं ये मामला यहीं गोल कर दूंगा। सच्ची बात तो यह है जनाब आली, उसने कहा, हमें एक कुत्ता आवारा फिरता नजर आया था, जिसे आप चोरी कह लें। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। हम अपने गांव को वापस आ रहे थे। हमने कुछ देर देखा कि कुत्ते का मालिक कहीं से आता है या नहीं। जब कोई भी आता नजर न आया तो हमने कुत्ते को पकड़ लिया और गांव ले आए। गांव में आते ही इसने हम पर भौंकना और गुर्राना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने नौकर के मुतालिक वही बात बताई जो मैं पहले बता चुका था। ये एक नया झूठ था जो उसने बोला था। इस किस्म के मुलजिमों से थाने में बेहतर तरीके से तफ्तीश की जा सकती है। मैंने वहाँ वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। ज़रूरी कार्रवाई ये थी कि इस घर की तलाशी लेनी थी। वो दोनों शोर शराबा करते रहे और मैंने इस घर की मुकम्मल तलाशी ली। इनकी औरतों का जेवर निकाल कर लड़की के बाप और भाइयों को दिखाया, जिसे वो शनाख्त न कर सके। इन दोनों को मैंने गिरफ्तार तो ना किया, अलबत्ता अपने कांस्टेबलों के हवाले कर दिया। कुत्ते की बरामदगी का कागजी कार्रवाई की, जिस पर गवाहों के अंगूठे लगवाए। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 3:30 बज रहे थे। मुझे वक्त का ज़रा सा भी एहसास न था। मैं यही महसूस कर रहा था कि मेरा सर चकरा रहा है। काम खत्म होने तक 4 बज गए। मैं नंबरदार के घर जाकर लेट गया। मुझे थोड़ी सी देर की नींद की ज़रूरत थी। नंबरदार ने मेरे कहने पर लड़की और इसके बाप भाइयों के लिए भी चारपाई का इंतज़ाम फ़ौरन कर दिया। दोनों मुश्तबा और नौकर पर मैंने पहरा खड़ा कर दिया। मुझे नंबरदार ने जगाया। उसने जगाने की माफ़ी मांगी
और वो खबर दी कि जिसने मेरी नींद उड़ा दी। मलिक साहब, उसने सरगोशी में मुझे बताया, एक लड़की की लाश की इत्तला आई है। ये मेरा थाना नहीं, मैंने कहा, अपने थाने में इत्तला कर दो। ये तो मैं भी जानता हूँ हुजूर, नंबरदार ने कहा। आपको इत्तला इसलिए दी है कि वो लाश एक जवान लड़की की है। मैंने सोचा कि हो सकता है लाश उसी लड़की की हो जिसे आप बरामद करना चाहते हैं। इत्तेफाक से लड़की का बाप और भाई भी आपके साथ हैं। आप भी चलकर लाश देख लें और इन्हें भी दिखा दें। अपने थाने में इत्तला करने के लिए मैंने चौकीदार को भेज दिया है। नंबरदार का ख्याल दुरुस्त हो सकता था। मेरे जहन में भी यही बात आई कि जब मैं इस गांव में आया था तो लड़की इस गांव में मौजूद थी। जिनके पास ये लड़की थी, उन्होंने जब ये देखा कि मैंने दोनों भाइयों को पकड़ लिया है तो उन लोगों ने लड़की को कत्ल कर दिया और उसकी लाश कहीं फेंक दी। मेरे लिए लाजमी हो गया था कि मैं लाश देखूं, वरना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि ये दूसरे थाने की वारदात थी। लापता लड़की के बाप और भाई को साथ लेकर चल पड़ा। जिस आदमी ने लाश देखी थी वो चौकीदार के साथ थाने चला गया था। नंबरदार ने पूछ लिया था कि लाश किस जगह पड़ी है। नंबरदार मुझे 1 मील से कुछ ज़्यादा दूर ऐसे इलाके में ले गया जहाँ खड्ड थे और वो सारी ज़मीन धूल वाली थी। वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसने हमें दूर से इशारा किया। ये नंबरदार का इंतज़ाम था कि उसने लाश पर पहरे के लिए एक आदमी भेज दिया था। लाश एक खड्ड में पीठ के बल पड़ी थी। यही है, मुझे अपने करीब से आवाज़ सुनाई दी। मैंने उधर देखा। लड़की का बाप कह रहा था, ये मेरी बेटी की लाश है। मैंने लड़की के भाई से पूछा तो उसने कहा कि ये उसकी बहन की लाश है। उसने कहा, इसने ख़ानदान के मुंह पर कालक तो मल दी है, लेकिन अच्छा हुआ कि मारी गई है। ज़मीन खुरों के लिए मौजू थी क्योंकि धूल थी। सर्दियों की बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। मुझे खोजी की ज़रूरत थी। खोजी मुझे इस थाने से ही मिल सकता था। मैंने सबको परे कर दिया और मैंने खड्ड के किनारे को गौर से देखा। बड़े साफ खुरे दिखाई दिए। खड्ड में भी खुरे थे। मैं खड्ड में उतर गया और खुरों का ख़ास ख्याल रखा कि मेरे पाँव के नीचे ना आ जाएं। लाश के गले में रस्सी डालकर पीछे यानी गर्दन की पुश्त पर एक गांठ दी गई थी। लाश की हालत बताती थी कि उसे चंद घंटे पहले कत्ल किया गया है। चेहरा अभी तरोताज़ा था। लड़की वाकई खूबसूरत थी। मैंने उसके लिबास का नजरी जायज़ा लिया। मालूम यही होता था कि मकतूला को सिर्फ कत्ल किया गया है, उसकी अस्मत पर हमला नहीं किया गया। मैं हैरान इस पर हुआ कि लाश के कानों में झुमके, एक कलाई में सोने का एक वजनी कड़ा और उंगली में अंगूठी थी। कातिल ने इतना कीमती जेवर उतारा नहीं था। यह भी साबित होता था कि लड़की को लापता होने के कई रोज़ बाद कत्ल किया गया है। उसके पाँव में जूती थी। मैं उस इलाके के थानेदार का इंतज़ार कर रहा था। यह तफ्तीश हम दोनों को मिलकर करनी थी, क्योंकि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरे पास थी और उसकी लाश दूसरे थानेदार के इलाके से बरामद हुई थी। मुझे उस थानेदार का इंतज़ार तकरीबन 1 घंटे करना पड़ा। वो रोहतक के इलाके का हिंदू था। हम एक दूसरे को पहले से बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो आया तो मैंने उसे बताया कि ये उसी लड़की की लाश है जिसे मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। वो जानता था कि उसे भी मेरे साथ तफ्तीश करनी पड़ेगी। उसने मुझे मिन्नत के लहजे में कहा कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा काम है और उसका ASI नालायक सा आदमी है। तुम्हारा मतलब है कि तफ्तीश मैं अकेला करूं? मैंने हंसते हुए पूछा। हाँ मलिक साहब, उसने कहा, अकेले ही कर लें। लगे रहो, कागज़ों में हम लिखेंगे तफ्तीश हम दोनों कर रहे हैं। तुम जिस तरह की भी हेल्प मुझसे लोगे मैं उसके लिए हाजिर हूँ। जितने दिन मेरे इलाके में रहोगे वो 2 मुर्ग रोज़ाना मेरे ज़िम्मे। कोई मौज मेला करना चाहो तो वो भी मेरे ज़िम्मे। मैं दरअसल उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उसे एतमाद के काबिल नहीं समझता था। हर थानेदार की अपनी अपनी दिलचस्पी होती है। मैंने उसे कहा कि वो कागजी कार्रवाई कर ले। मेरा मतलब ये था कि वो केस की फाइल खोल ले और कागजात मेरे हवाले कर दे। बहरहाल ये पुलिस के ज़ाब्ते हैं जिनका इस कहानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। मैं आपको इन ज़ाब्तों में नहीं उलझाना चाहता। उसने मेरी एक ज़रूरत पहले ही पूरी कर दी थी, और वो ये कि वो एक बूढ़े और तजर्बेकार खोजी को साथ ले आया था। मैंने खोजी को अपने साथ रख लिया और उसे बताया कि खुरे बड़े साफ हैं। उसने लाश के इर्द गिर्द खड़े देखे। मैं और दूसरा थानेदार कागज़ पत्र तैयार करने लगे। बूढ़े खोजी ने खड्ड में से ही बुलंद आवाज़ से कहा कि खड्ड में 2 आदमी आए थे।
मैंने उसे कहा कि अपना काम पूरा करके रिपोर्ट देना। कुछ देर बाद मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतज़ाम किया। इन दिनों थाने की लाशों के पोस्टमार्टम मेरे थाने वाले कस्बे के सरकारी अस्पताल में ही होते थे। खून वगैरह के लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए हमें दूर जाना पड़ता था। मैंने जिन 2 भाइयों को पकड़ा था उन पर अब मेरा शक व शुबा मज़ीद पुख्ता हो गया था। मेरा वो ख्याल जो मैं पहले बता चुका हूँ सही मालूम होने लगा कि मैंने रात इनसे पूछताछ की और खाना तलाशी भी ली। इसी दौरान इनके दूसरे आदमियों ने लड़की को जहाँ कहीं उसे छुपाए रखा हुआ था साथ ले लिया और कत्ल कर दिया। मैं लड़की के मुतालिक ये जो कह रहा हूँ कि उसे अपने साथ ले गए, वो इसलिए कह रहा हूँ कि खट की तरफ जाते हुए उसके खुरे पाए गए थे। खोजी ने इसकी तस्दीक कर दी। उसने मुझे थोड़ी देर बाद बताया कि 3 खुरे गांव की तरफ से आते हैं। इनमें 2 मर्दाना हैं और 1 जनाना। खोजी ने बताया कि जनाना खुरा उसी जूती का है जो लाश के पाँव में थी। मैंने दूसरे थानेदार को भेज दिया। लाश नंबरदार की मंगवाई हुई चारपाई पर डालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी थी। मैं खोजी के साथ खुरे देखने चला गया। 3 खुरे इन दोनों भाइयों के गांव की तरफ से जाए वकुआ तक आए थे। एक खुरा तो मकतूला का था, एक खुरा देसी जूती का था जो गांव के लोग अमूमन पहना करते थे। दूसरा मर्दाना खुरा गुरगाबी का था। ये अमीर या शौकीन देहाती पहना करते थे, लेकिन गुरगाबी आम नहीं थी। इसे पहले गुरगाबी कहते थे, फिर इसे पंप शू कहने लगे और आजकल इसे मैकेशन कहा जाता है। खट से वापसी पर सिर्फ गुरगाबी का खुरा वापस आया था। देसी जूते वाला मर्दाना खुरा खट से किसी और तरफ चला गया था। मुझे उस खुरे का भी ताक़ुब करना था। उसे खुरा उठाना कहते हैं। मैंने गुरगाबी वाला खुरा पहले उठाना मुनासिब समझा। ये खुरा गांव से गया था और गांव में ही वापस आया, लेकिन रास्ते में एक पगडंडी आती थी जो गांव के बिल्कुल करीब से गुजरती थी। देहात के लोग बहुत सवेरे जाग उठते थे। उन्होंने ये खुरा अपने और मवेशियों के पाँव तले ख़त्म कर डाला था। पगडंडी और गांव के दरमियान 10-15 गज का फासला था। खोजी ने बहुत तलाश किया, लेकिन ये खुरा आगे ना मिला। खोजी ने इस खुरे का रुख देखकर यकीन के साथ कहा कि ये आदमी इस गांव में वापस आया है और गया भी इसी गांव से था। खुरों के मुतालिक तो ये फ़लसफ़ा मैं भी जानता था। मेरे लिए सहूलत ये थी कि ये ख़ास जूती थी जो गांव में शायद एक आदमी ही पहनता होगा। मैंने सोचा कि गांव वाले बता देंगे कि गुरगाबी कौन पहनता है। मैंने नंबरदार को बुलाकर अलग करके पूछा। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, मैंने अपने गांव में किसी को गुरगाबी पहनते हुए नहीं देखा। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। मैंने वैसे ही 3 आदमियों को बुलाया और उनसे पूछा कि गांव में गुरगाबी कौन पहनता है। मैंने देखा कि इनमें 2 आदमी मुझे नहीं, मेरे पीछे किसी को देख रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और इनमें से एक ने कहा, कोई भी नहीं। मुझे पक्का शक दोनों भाइयों पर था। मैंने उनकी खाना तलाशी ली थी, लेकिन घर के अफराद की जूतियाँ नहीं देखी थीं। मैंने उन दोनों को साथ लिया और उनके घर चला गया। घर के अंदर घूम फिरकर उनकी औरतों की और मर्दों की जूतियाँ देखीं। गुरगाबी ना मिली। मैंने घर के तमाम अफराद को इकट्ठा करके सामने खड़ा कर लिया। इनमें दोनों भाइयों की माँ थी और इनका बाप भी था। इनकी बीवियाँ भी थीं, दोनों जवान थीं। तुम्हारे ये 2 जवान आदमी फांसी चढ़ रहे हैं। मैंने कहा, अगर ये मान जाएं तो मैं इन्हें फांसी से बचा सकता हूँ। इन्हें कहो कि ये मेरी बात समझें, वरना इन दोनों की लाशें इकट्ठी यहाँ आएंगी। इनकी माँ तो मेरे गले लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। वो कहती थी कि उसके बेटों ने कोई गुनाह नहीं किया। कभी पूछती कि इन्हें क्यों पकड़ लिया है। उसका बाप भी मेरे आगे हाथ जोड़ता और रोता था। उनकी बीवियाँ अलग खड़ी रो रही थीं। घर में 2 बच्चे थे, वो भी रोने लगे। इनके हाल पर सिर्फ तुम रहम कर सकते हो। मैंने दोनों भाइयों से कहा, जुर्म का इकरार कर लो, मैं वादा करता हूँ कि बहुत रियायत दिला दूंगा। और सुन थानेदारा, बड़े भाई ने रौब और तन से मुझे कहा, तू थानेदार है, हमारा खुदा तो नहीं। तू कौन है फांसी देने वाला? उसने अपने बाप और अपनी माँ से कहा, पीछे हट जाओ, हम बेगुनाह हैं। ये कौन है? खुदा से इंसाफ मांगो, हम सच्चे हैं, खुदा इंसाफ करेगा। नंबरदार मेरे साथ था। हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल भी मेरे साथ अंदर थे। ये सब उसे डांटने लगे। नंबरदार ने उसे कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। उसके बाप ने फिर मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि उसका बेटा बेवकूफ़ है।
और उसकी बदतमीजी माफ़ कर दूं। मेरी ये हालत थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं भड़कने और काट खाने वाला थानेदार नहीं था। मैं अपने आप को ठंडा रखकर तफ्तीश किया करता था। इस शख्स के मुतालिक मैं सोचने लगा कि ये बेगुनाह है, यह बहुत चालाक और दिलेर है। उसकी दिलेरी देखकर उसका छोटा भाई भी तेज हो गया। उसने मेरे सीने पर हाथ मारकर कहा, एक बात फिर सुन ले, ये कुत्ता आवारा फिर रहा था और हम इसे पकड़कर ले आए। इसे हम छोड़ देते क्योंकि ये सबको काटता था। ये पागल सा आदमी आ गया, कुत्ता इसके साथ प्यार करने लगा। हमने इस पागल को अपने घर रख लिया। ये काम करता है, हम इसे रोटी देते हैं, कपड़े भी सिलवा देंगे, इसे हम छत तले सुलाते हैं। बता, इसमें जुर्म क्या है, गुनाह क्या है? अब हमें सूली पे खड़ा कर देगा। हमारा बयान यही रहेगा। गुस्से का जवाब गुस्से से देने की बजाय मैंने इनके माँ बाप को तसल्ली देते हुए कहा कि मैं इनके साथ कोई ज्यादती और बेइंसाफी नहीं करूँगा। ये बेगुनाह हुए तो मैं खामखा इनके सर पर कोई गुनाह नहीं थोपूंगा। मैं वहाँ से निकल आया। मुझे बहुत जल्दी थी। मैंने खोजी को वो खुरा उठाने के लिए भेजा हुआ था जो जाए वकुआ से किसी दूसरी तरफ चला गया था। मैं जब गांव से निकला तो दूर मुझे खोजी जाता नजर आया। मैं उसके पीछे गया। मेरे जाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं उस खुरे को आखिर तक देखने का इरादा किए हुए था। मेरे पास इन खुरों के अलावा कोई ठोस शहादत नहीं थी जिस पर मैं तफ्तीश को आगे बढ़ाता। मैं खोजी तक पहुंच गया। उस वक्त मेरे साथ मेरा हेड कांस्टेबल था। बाकी सबको मैं गांव छोड़ आया था। जिस खुरे पर खोजी जा रहा था वो बहुत दूर तक चला गया था और नज़र आ रहा था। मैं आपको अपनी कहानियों में खुरों यानी पाँव के निशानात के मुतालिक बता चुका हूँ। यहाँ मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ, ये बड़ा ही मुश्किल फ़न है। ये ज़रूरी नहीं होता कि पाँव का या जूती का पूरा निशान नज़र आए। बाज़ जगहों पर सिर्फ एड़ी या उसके कुछ हिस्से का या पंजे का थोड़ा सा निशान होता है। और या फिर ये तजर्बेकार खोजियों का कमाल है कि पाँव के इस ज़रा से निशान से वो पहचान लेते हैं कि ये वो खुरा है जो पीछे कहीं मुकम्मल देखा गया है। मसलन ये खोजी जिस एक खुरे पर जा रहा था वो बाज़ जगहों पर मुझे नज़र ही नहीं आता था, लेकिन खोजी पूरे एतमाद के साथ जा रहा था। ये खुरा जाए वारदात से कमो बेश 1.5 मील दूर तक चला गया। रास्ते में कंकरों वाली ज़मीन भी आई थी जिस पर पाँव का निशान आता ही नहीं। कटी पिटी ज़मीन भी आई थी और एक खुश्क नाला भी रास्ते में आया था। खोजी चलते चलते रुक गया। हुजूर, उसने मुझसे कहा, आपने उसे तो मुश्तबा बिठा लिया होगा। किसे? खोजे को, उसने जवाब दिया। नंबरदार ने आपको बताया होगा। ना भाई, मैंने कहा, मैं दूसरे इलाके का थानेदार हूँ। नंबरदार ने मेरे साथ किसी खोजे का जिक्र नहीं किया। खोजा तो इस गांव का मशहूर उस्ताद है, खोजी ने कहा। एक बार का सज़ा याफ्ता भी है। अकेले वारदात नहीं करता, दूसरों के साथ मिलकर दूसरे इलाकों में रहजनी और डकैती की वारदातें करता है। 3-4 साल पहले भी किसी इलाके में डकैती करते हुए पकड़ा गया था। अपने थाने में उसका रिकॉर्ड साफ है, सिवाय एक सज़ा के। मुझे शक है कि जो खुरा इस गांव में गया है वो खोजे का है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता क्योंकि वो खुरा गुरगाबी का है। यहाँ मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। खोजी अपने इलाके के पेशावर मुजरिमों के खुरे अपने जहन में महफूज रखते थे। जिन लोगों ने खोजियों का कमाल नहीं देखा वो यकीन नहीं करेंगे कि कोई मुजरिम जूती बदल ले तो भी खोजी बता देते हैं कि फलां आदमी का खुरा है। खोजे के खुरे के मामले में ये खोजी इसलिए यकीन से मुझसे बात नहीं करता था कि गुरगाबी और देसी जूती के निशान में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मुझे उसी वक्त उस गांव में वापस जाकर खोजे को पकड़ना चाहिए था, लेकिन मैं खोजी के साथ दूर निकल आया था। मैंने उस गांव में ये इंतज़ाम सुबह सवेरे ही कर दिया था कि 2-3 आदमी नंबरदार से लेकर और 2 अपने कांस्टेबल इस ड्यूटी पर लगा दिए थे कि वो गांव के इर्द गिर्द फिरते रहें और किसी आदमी को गांव से बाहर न जाने दें। हुजूर, खोजी ने कहा, मैं आप लोगों का दिया हुआ खाता हूँ, आपको धोखा नहीं दे सकता। एक बात कहता हूँ, ये अपने तक ही रखना। बात यह है हुजूर, नंबरदार ने अगर आपको खोजे का नहीं बताया तो उसकी एक वजह है। इस गांव का बच्चा बच्चा खोजे को दिल से चाहता है। वजह यह है कि खोजा गांव में हर किसी के दुख दर्द में शरीक होता है और अगर किसी को रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो वो दे देता है और फिर वापस भी नहीं लेता। खोजे की वजह से इस गांव में कभी नकब नहीं लगी
نہ کبھی डकैती की वारदात हुई है। गांव का कोई आदमी खोजे के खिलाफ गवाही नहीं देगा। नंबरदार का तो वो बड़ा गहरा यार है। ये सुनकर मुझे नंबरदार पर बहुत गुस्सा आया। खोजे ने कभी कत्ल की वारदात भी की है? मैंने खोजी से पूछा। एक बार सुना था, खोजी ने जवाब दिया कि उसने कत्ल की 2 वारदातें की हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि खोजे को पैसे देकर उससे जो भी वारदात कराना चाहो करा सकते हो। इस इलाके में सेठ, साहूकार और बड़े बड़े जागीरदार इसके मुरीद हैं। कत्ल और डकैती जैसे संगीन वारदातों में इलाके के जुर्म पेशा सज़ा याफ्ता अफराद को सबसे पहले थाने बुला लिया जाता है। मेरी लाइल्मी की वजह से ये शख्स जिसका नाम खोजा था मेरे हाथ नहीं आया था। मुझे ख्याल आया कि इस इलाके के थानेदार ने भी मेरे सामने खोजे का जिक्र किया था और ना ही उसके बारे में कुछ बताया था। हालांकि वो जानता था कि मैं खोजे के गांव में ही लड़की की गुमशुदगी की तफ्तीश कर रहा हूँ। मैंने खोजी से कहा कि खोजा इतना बड़ा उस्ताद नहीं होगा, वरना तुम्हारा थानेदार उसका नाम मुझे ज़रूर बताता। वो भी तो खोजे का यार है जी, खोजी ने कहा और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पर्दा रखना, मरवा न देना। ये खुरा चंद फल्लांग और आगे चला गया। वहाँ से 3-4 फल्लांग दूर एक गाँव था, लेकिन खुरा गायब हो गया, क्योंकि आगे एक तो पगडंडी आ गई थी और वहाँ से खेत शुरू हो गए थे। लोगों और मवेशियों ने तमाम खुरे मिटा दिए थे। आखिरी खुरे का रुख साफ बताता था कि ये इसी गांव में गया है। हम खेतों में चले गए। खुदा ने यूं मदद की कि वो खेत खाली थे, उनमें हल फिरा हुआ था। वहाँ पर खुरा बड़ा साफ नजर आ गया। ये मेंढों पर जाने की बजाय इन खाली खेतों में से गुजरा था। ये बड़ा साफ इशारा था कि ये आदमी जल्दी में है और वो रास्ता छोड़ के खेत के अंदर से गुजरा है। खेतों से गुजरकर खुरा फिर खत्म हो गया। अब गांव बिल्कुल करीब था। खेतों में काम करने वालों ने काम छोड़कर मुझे देखना शुरू कर दिया था। किसी ने नंबरदार को बता दिया कि पुलिस आई है। नंबरदारों का राब्ता पुलिस के साथ ज़्यादा होता था। गांव का नंबरदार दौड़ता आया, उसके पीछे पीछे जेलदार भी आ गया। 2-3 वो आदमी भी आ गए जिन्हें हम मुअज्जिज़ीन लिखा करते हैं, लेकिन वो पेशावर खुशामदी होते हैं। ये सब लोग मेरे करीब आकर झुक झुक कर सलाम करने लगे। ये तो मुझे यकीन था कि ये खुरा इस गांव में आया है और ये जाय वारदात से आया है, लेकिन ये मालूम करना कि ये किसका खुरा है, ये काले इल्म और जादू का काम था। यहाँ तो मुझे अपने तजर्बे और अपने अकल से काम लेना था। उस वक्त तक मैं जवान लड़कियों के घर से भागने की 4-5 वारदातों की तफ्तीश कर चुका था। इनसे मुझे कुछ तजर्बे और कुछ सबक हासिल हुए थे। मैंने उनकी रोशनी में नंबरदार से कुछ बातें पूछी। एक बात बताओ, मैंने नंबरदार, झीलदार और 2-3 मुअज्जिज़ीन से पूछा। राजनगर, लड़की का गांव, कि फलां आदमी की यहाँ कोई रिश्तेदारी है? अरे वो तो मशहूर ख़ानदान है, झीलदार ने जवाब दिया। हमारे गांव की एक औरत वहाँ ब्याही हुई है। कब से? उसकी अगर औलाद होती तो अब जवान होती, नंबरदार ने जवाब दिया। उसका कोई जवान लड़का है? ना जी, नंबरदार ने जवाब दिया, उसकी औलाद ही नहीं। मैं दरअसल एक ख़ास शक जहन में रखकर ये सवाल कर रहा था जिसे वो नहीं समझ सकते थे, लेकिन मैं खुद महसूस कर रहा था कि मेरे सवाल बेमायनी हैं। शायद पुलिस की छठी हिस्स थी जो मुझे उकसा रही थी कि मैं ज़रा और गहराई में जाऊं। मैं इन लोगों से बातें पूछता ही रहा और मैंने बाज़ बातें शायद ऐसी भी पूछी जिनसे उन्होंने ये राय कायम की होगी कि इस थानेदार का दिमाग ठिकाने नहीं। सही अल्फाज में आप यूँ कह लें कि हमें अंधेरे में हाथ मार रहा था। इस अंधेरे में एक चीज़ मेरे हाथ आ गई। अब देखना ये था कि ये चीज़ क्या है और क्या ये मेरे काम आ सकती है। हाँ हाँ जनाब, नंबरदार ने मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए कहा। ये जो औरत उस गांव में ब्याही हुई है, उसका एक भांजा 1 साल उस गांव में अपनी उस खाला के घर रहा था। नंबरदार मेरा ये सवाल इसलिए समझ गया था कि वारदातों की तफ्तीश में नंबरदार उमूमन पुलिस के साथ रहते थे, इसलिए वो तफ्तीश के तौर तरीकों और बारीकियों को भी समझते थे। मैंने इन लोगों को बता दिया था कि उस गांव की एक लड़की किसी के साथ घर से निकल गई है और मैं किसी शक पर उस गांव में आया हूँ। इन लोगों ने कहा कि इन्हें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि बाहर की कोई लड़की यहाँ आई है। नंबरदार मेरा इशारा समझ गया और उसने बताया कि उसके गांव का एक जवान लड़का गुमशुदा लड़की के गांव में 1 साल तक रहा है।
मैंने इन लोगों को ये बताना मुनासिब ना समझा कि वो लड़की कत्ल हो चुकी है। मुझे ये सारे सवाल पिछले गांव में पूछने चाहिए थे, लेकिन वहाँ सूरत हाल कुछ और ही पैदा हो गई थी। मैंने नंबरदार से कहा कि वो इस लड़के को बुलवा लाए। जितनी देर में वो लड़का आता था, मैंने झीलदार वगैरह से पूछा कि ये लड़का अपनी खाला के पास 1 साल क्यों रहा था। जनाबे आली, झीलदार ने बताया, लड़के के खानदान की यहाँ के एक खानदान के साथ पुरानी दुश्मनी है। वो खानदान ज़्यादा चालाक और ताकतवर है। उन लोगों ने थाने में दरख्वास्त दी कि इन्हें इस लड़के से खतरा है, क्योंकि लड़का गुस्सीला और लड़ाका है और वो किसी भी वक्त उनके खानदान के किसी आदमी को कत्ल कर सकता है। इन लोगों ने मिल मिला के लड़की की नेक चलने की जमानत करा दी। जमानत 2000 की हुई थी। लड़के के घर वालों ने इस ख्याल से लड़के को खाला के पास भेज दिया कि ऐसा ना हो कि दूसरा खानदान लड़के को कहीं अकेला देखकर उसके साथ लड़ाई मोल ले ले और थाने में जाकर रिपोर्ट करे कि लड़के ने इन पर हमला किया है। जमानत 1 साल की थी। लड़के ने ये 1 साल अपनी खाला के पास गुजारा। मैंने लड़के की चाल चलन वगैरह के मुतालिक पूछा। मुझे बताया गया कि उसकी उम्र 23-24 साल है और वो खुश रहने और खुश रखने वाला आदमी है। ये भी बताया गया कि वो बहुत दिलेर आदमी है, लड़ाका भी है और माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसका बाप रिटायर्ड सूबेदार है। माँ बाप ने इकलौता होने की वजह से उसे बहुत लाड प्यार दिया था। इससे लड़के में मनमानी करने की आदत पैदा हो गई थी। हम चलते चलते झीलदार की बैठक में जा बैठे। नंबरदार लड़के को वहीं ले आया। नंबरदार ने उसे मेरे सामने करते हुए कहा, ये है हमारे गांव का शेर, इसका नाम मजहर है। मैंने हाथ लंबा करके उसके साथ हाथ मिलाया और उसे अपने पास बिठा लिया। झीलदार वगैरह पुलिस के दस्तूर से वाकिफ थे। वो मेरे इशारे के किए बगैर ही बाहर निकल गए और मैं इस नौजवान के साथ अकेला रह गया। उसके चेहरे पर जो घबराहट थी, जो होनी चाहिए थी, यह पुलिस का डर था। मैंने उसके साथ दोस्ताना रवैया रखा। उस जमाने में मर्द की कशिश उसके कद काठ और जिस्म में समझी जाती थी। आजकल तो उसका कद और गठे हुए जिस्म का कोई मर्द नजर ही नहीं आता। हड्डियों के 4.5 फीट लंबाई के ढांचे से चलते फिरते और औरतों को ललचाई हुई नज़रों से देखते या VCR के सामने बैठे नजर आते हैं। मजहर के कद और जिस्म की साख्त में तो कशिश थी ही, उसके चेहरे के नकुश भी बहुत ही अच्छे थे। उसकी आंखों में कोई और ही हुस्न था। आंखों में जो तासुर था वो मैंने शिद्दत से महसूस किया था। कोई अजनबी उसे देखकर आसानी से नजरें नहीं हटा सकता था। मैंने सोचा, लड़की अगर इसकी खातिर घर से निकली थी तो वो मजबूर थी। वो इस जवान की खातिर घर से निकलने से ज़्यादा बड़ा खतरा मोल ले सकती थी। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल था। इस आदमी के खिलाफ मेरे पास हल्की सी भी शहादत नहीं थी। मैंने उसे कहा कि वो राजनगर में अपनी खाला के घर 1 साल रहा है। उसने कहा कि हाँ, रहा हूँ। मैंने मकतूला के बाप का नाम लेकर कहा कि वो उसे और उसके ख़ानदान को जानता है। उसने कहा कि वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा कि वो शीदी यानी मकतूला को भी जानता होगा। उसने कहा कि उसने किसी औरत के साथ कभी ताल्लुक़ नहीं रखा। शीदी का नाम आपने क्यों लिया है? उसने पूछा। वो किसी के साथ घर से निकल गई है। और मैंने कहा, उसे ये ना बताया कि वो कत्ल हो गई है। क्या आप मुझसे ये मालूम करना चाहते हैं कि वो किसके साथ गई है? उसने कहा, मुझे वहाँ से आए 3 महीने हो गए हैं और मैंने तो उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि तुम उसे अच्छी तरह जानते होगे। मैंने कहा, और शायद आपको ये शक भी होगा कि वो मेरे पीछे निकल आई है। उसने बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट से कहा, अगर आपको ऐसा शक है तो दिल से ये शक उतार दें। मेरी तो मंगनी हो चुकी है। शायद 1-2 महीने तक मेरी शादी भी हो जाए। मैंने उसे बातों बातों में बहुत टटोला, लेकिन उसने अपने खिलाफ शक पैदा न होने दिया। मेरा अंदाज़ तफ्तीश और पूछगछ वाला नहीं था, ये गपशप वाला अंदाज था। मेरे लिए सोचने वाली बात ये थी कि लड़की अगर इसके साथ घर से भागती तो ये उसे कत्ल क्यों कर देता। फिर मैंने ये भी देखा कि मेरे पास आकर उसके चेहरे पर जो घबराहट आई थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। अगर ये अगवा या कत्ल का मुजरिम होता तो उसका चेहरा कई रंग बदलता। मुझे अपनी बेवकूफ़ी का कुछ कुछ एहसास होने लगा था। मैंने नंबरदार वगैरह को अंदर बुला लिया ताकि
ना कोई शक हो न मज़हर को कोई शुबा हो कि मैंने उसे मुश्तबा समझा था। वो लोग जब अंदर आए तो मैंने उनके साथ गपबाजी शुरू कर दी। बातों बातों में एक आदमी ने मज़हर के मुतालिक मुझे बताया कि उसकी आवाज़ में खुदा ने बड़ा सहर और सोज रखा है। वो मुझे कहते थे कि मैं उसका गाना सुनूं। मैं कोई ऐसा मुर्दा दिल तो नहीं था कि गाना ना सुनता, लेकिन मेरे दिमाग पर एक पेचीदा तफ्तीश सवार थी। फिर भी मैंने मज़हर से कहा कि वो कुछ सुना दे। मेरा ख्याल था कि वो अंधों में गाना राजा होगा, यानी इस गांव में यही एक आदमी गा सकता होगा। लेकिन उसने पहली ही आवाज़ निकाली तो मैंने चौंक कर उसके मुंह की तरफ देखा। मैं यही कहूँगा कि जितना खूबसूरत वो खुद था, उससे ज़्यादा पुरकशिश और पुरतासुर पैदा करने वाली उसकी आवाज़ थी। उसने हीर वारिशा का वो बंद शुरू कर दिया जिसे मैं ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा दर्दनाक बंद समझता हूँ। मैं ये पूरा बंद तो नहीं लिखता, इसके एक दो मिसरे लिख देता हूँ। ये दो अलग अलग मिसरे हैं, एक शेर नहीं। ऐसा कोई न मिलिया ढूंढ थकी, जेड़ा गया नू मोड़ लियांदा है। एक बार तू कां ने कूंज खोई, देख चुप है या कुरांदा है। ये बंद खासा तवील है। ये दो मिसरे आज भी मुझे इतने अच्छे लगते हैं जैसे मेरे दिल में चुभ गए हों। पंजाबी समझने में दुश्वारी महसूस करने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मैं इसका तर्जुमा पेश करता हूँ। मैं ऐसे आदमी को ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ जो बिछड़े हुए साथियों को वापस ले आए। एक बाज से कौवे ने कूंज छीन ली। देखती हूँ कि बाज चुप रहता है या फरियाद करता है। एक तो ये बंद दर्द से लबरेज था, उसके साथ मज़हर की आवाज़ का सोज था। बाखुदा मैं भूल गया कि मैं थानेदार हूँ। मैं तो शायद ये भी भूल गया था कि मैं यहाँ आया किस लिए था। आज मैं जब उस वक्त को याद करके कलम के सुपुर्द ये वाक़या कर रहा हूँ तो मुझे मज़हर की आवाज़ उसी तरह सुनाई दे रही है। उसका गाना ख़त्म हुआ तो मेरी ज़बान पर आई कि उसे कहूँ कि अगला बंद भी सुना दो, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैं यहाँ तफ्तीश के लिए आया हूँ। अगर वो पेशावर गवैया होता तो मेरी जेब में जितने पैसे थे वो मैं उसे दे देता, लेकिन वो बड़े अमीर बाप का बेटा था। मुझे याद आ गया कि खोजे के गांव जल्द पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं उठने लगा तो झीलदार वगैरह ने ज़बरदस्ती बिठा लिया और कहने लगे कि खाना आ रहा है। मैं खाने के लिए रुक गया। खाना आया तो बड़ी तेज़ी से खाकर मैंने वहाँ से भागने की। नंबरदार अक्लमंद था। मैं बाहर निकला तो 4-5 घोड़ियाँ खड़ी थीं। मैंने इनमें से 3 घोड़ियाँ लीं, एक अपने लिए और एक खोजी के लिए और तीसरी हेड कांस्टेबल के लिए। हम तीनों जब गांव से निकले तो मैंने खोजी से पूछा कि उसने क्या देखा है। ना हुजूर, खोजी ने जवाब दिया, ये खुरा उसका नहीं था, मैंने बड़ी अच्छी तरह देखा है। मैंने जब मज़हर को बुलाया था और जब नंबरदार और झीलदार वगैरह बाहर निकल गए थे तो मैंने बाहर जाकर खोजी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि ये शख्स जो मेरे पास अंदर बैठा है उसका खुरा देखना है। खोजी ने उसका खुरा बाहर देखा था। अब उसने मुझे बताया कि जिस खुरे पर हम उस गांव तक पहुंचे थे वो मज़हर का नहीं, किसी और का था। ये तकरीबन नामुमकिन होता है कि एक खुरा देखकर इतने बड़े गांव में ये मालूम किया जा सके कि ये किसका खुरा है। इस खुरे से मुझे सिर्फ ये फ़ायदा हासिल हुआ था कि मुझे मालूम हो गया था कि लड़की के कत्ल के साथ इस गांव के किसी आदमी का ताल्लुक़ है। लेकिन उस वक्त जब मैं खोजे के गांव की तरफ जा रहा था मेरे जहन पे मज़हर और उसकी सुरीली आवाज़ गालिब थी। यह न समझें कि मैं उसकी आवाज़ के जादू का शिकार हो गया था, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि इतने खूबसूरत जवान ने और इसकी इतनी पुरसोज आवाज़ ने गुमशुदा लड़की शीदी को अपने जाल में फांस लिया होगा। औरतें जज्बाती होती हैं। मैंने मज़हर से पूछा था कि वो और क्या गाता है। इसकी बजाय नंबरदार ने जवाब दिया था कि हीर बारिशा के अलावा ये मियाँ मोहम्मद बख्श की सैफुल मुलूक गाया करता है। देहात की औरतें इन्हीं 2 चीज़ों और सुरीली आवाज़ पर मर मिटती हैं। मैंने आपको कई ऐसे वाक़यात सुनाए हैं कि नौजवान लड़कियां इसी किस्म की आवाज़ वाले गवैयों के पीछे घरों से निकल गईं। मज़हर की आवाज़ मुझे शक में डाल रही थी। मेरे दिमाग ने कुछ और ही सोचना शुरू कर दिया। मेरे लिए मुअम्मा ये था कि लड़की कत्ल क्यों हुई। मैं मज़हर पर शक नहीं कर सकता था कि उसने जेवर और पैसों की खातिर लड़की को भगाया और उसे अपने कब्जे में करके उसे कत्ल कर दिया।
मजहर तो एक रिटायर्ड सूबेदार का बेटा था जो कई मुरब्बे ज़मीन का मालिक भी था। सोच सोचकर मैंने मजहर को जहन से उतार दिया। लड़की उसके साथ नहीं आई थी, वो उस शख्स के साथ आई थी जिसके खुरे पर हम गांव तक आए थे। और लड़की के कत्ल में वो दो भाई जिनके पास कुत्ता और नौकर था, अगर शामिल नहीं थे तो उन्हें कत्ल के मुतालिक मालूम ज़रूर था। मैंने सोचा कि लड़की मजहर के गांव में नहीं आई, वो उन भाइयों के गांव में आई थी। ये तो खोजी ने मुझे बता दिया था कि गांव का कोई आदमी खोजे के खिलाफ कोई बात नहीं बताएगा। मैं उस गांव में पहुंच गया। उसने जब बात शुरू की तो मुझे मायूसी होने लगी, क्योंकि उसने मुझे अपना तारीख जोग्राफिया सुनाना शुरू कर दिया था। मैंने उसकी बात का रुख फेरने के लिए सवाल करने शुरू कर दिए, फिर भी उसके मुंह से काम की कोई बात नहीं निकल रही थी। मैंने इतना महसूस किया कि वो झूठ नहीं बोल रही थी और वो बहुत ही सीधी औरत थी। मैं उससे पूछता था कि शीदी के दरपर्दा ताल्लुकात किसके साथ थे, वो इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं देती थी। उसने ये बता दिया कि वो शीदी के एतमाद की नौकरानी थी और शीदी से बहुत खुश रखती थी। शीदी ने तुम्हें कभी कहा था कि जाओ फलां आदमी को मेरी तरफ से ये देकर आ जाओ, बात कह दो? मैंने पूछा। पहले तो वो मेरे मुंह की तरफ देखती रही, फिर उसने सर झुका लिया। जब सर उठाया तो उसने अपना हाथ ज़रा सा घुमाकर और सर हिलाकर कहा, कहती होगी, मुझे क्या पता, मुझे तो अपना बेटा चाहिए, वो बेगुनाह है। मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा इस बात पर आया था कि बेकार वक्त ज़ाया किया, ये तो बदबख्त ज़हनी लिहाज से बहुत कमज़ोर है। मैंने गुस्सा उस पर झाड़ दिया और मेरे मुंह से निकल गया, बेटे को फांसी चढ़ने दो, फिर उसकी लाश ले आना। वो तड़पने लगी और मेरे पैरों में बैठ गई। मैंने उसे कहा कि साफ कह दो कि तुझे कुछ भी मालूम नहीं, या जो कुछ तुम्हें मालूम है बता दो, फिर अपना बेटा मुझसे ले लेना। उसने सबसे पहले मजहर का नाम लिया। शीदी इस औरत की ज़ुबानी उसे पैगाम भेजती थी कि फ़लाँ जगह आ जाओ। उनकी इस किस्म की मुलाकातें बहुत कम होती थीं। ज़्यादातर मुलाकातें यूँ होती थीं कि मजहर की खाला किसी दूसरे घर गपशप लगाने चली जाती और खालू अपने काम से निकल जाता। शीदी की नौकरानी को मजहर की खाला के घर ये देखने के लिए भेजती थी कि मजहर घर में अकेला है या कोई और भी है। एक साल में इनकी 2 मुलाकातें इतनी दिलेराना थीं कि पकड़े जाते तो दोनों कत्ल हो जाते। ये मुलाकातें शीदी के चौबारे पर हुई थीं। ऊपर जाने के 2 रास्ते थे। एक पीछे था जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता था। शीदी ने नौकरानी की ज़बानी पैगाम भेजा था कि रात को उधर के दरवाजे की जंजीर खुली होगी। मजहर 1 साल बाद अपने गांव चला गया तो नौकरानी ने शीदी को अकेले बैठे रोते देखा। 10-12 दिनों बाद मजहर फिर आया और 3-4 रोज़ अपनी खाला के घर रहा। नौकरानी शीदी के कहने पर मजहर से मिली और इससे मुलाकात हुई। इसके बाद शीदी लापता होने तक 3 महीने गुजर गए हैं। इस अरसे में मजहर 3 बार शीदी के गांव आया। आखिरी बार वो आया और चला गया और नौकरानी को शीदी के घर वालों ने बताया कि शीदी उसके बेटे को साथ लेकर फला गांव अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई है। नौकरानी को मालूम नहीं था कि उन्होंने भाग जाने का प्रोग्राम किस तरह तय किया था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि शीदी मजहर के साथ ही गई थी। नौकरानी ने मेरी पूछगछ में ये भी बताया कि उसे पक्का शक है कि मजहर की खाला को इन मुलाकातों का इल्म था। उसने बताया कि एक रोज़ शीदी घर पर नहीं थी, इनके मेहमान आ गए। शीदी की माँ ने नौकर से कहा कि शीदी जहाँ कहीं भी है उसे बुला लाए। नौकर बाहर निकला तो उसे अपनी माँ मिल गई। माँ शीदी के घर हर वक्त नहीं रहती थी, वो तो हर किसी का काम करती थी। उसके बेटे ने उसे कहा कि घर में मेहमान आ गए हैं और शीदी ही को बुलाते हैं। माँ को मालूम था कि शीदी कहाँ होगी। वो मजहर की खाला के घर गई। खाला घर थी नहीं, शीदी भी नहीं थी, मजहर भी नहीं था। नौकरानी ने खाला से पूछा और उसे बताया कि उसके घर मेहमान आए हैं। खाला ने उसे बताया कि शीदी यहाँ नहीं आई। खाला ने यह भी कहा कि जा, वो आ जाएगी। नौकरानी शीदी को किसी और घर देखने को चल पड़ी। उसने वैसे ही पीछे देखा। शीदी मजहर की खाला के घर से निकल रही थी। नौकरानी वापस आई तो अंदर से मजहर निकला। शीदी रुक गई। उसने नौकरानी को साथ लिया और उसे कहा कि घर पे ये न बताना कि मैं यहाँ थी, तुम कहीं और चली जाओ, मैं जाहिर करूँगी कि मैं खुद ही आ गई हूँ। नौकरानी को एक आना इनाम मिला था, जो उस ज़माने में बड़ी रकम समझी जाती थी। अब नौकरानी मुझसे इनाम मांग रही थी।
वो रोती थी, मेरे आगे हाथ जोड़ती थी। मुझे अभी मालूम नहीं हो सका था कि इस वारदात में उसके बेटे का क्या रोल था। वो कहती थी कि उसे कुछ मालूम नहीं, वो तो बुद्धू था। शीदी के बाप और भाई ने और जिस किसी से मैंने नौकर के मुतालिक पूछा, उन सब ने यही कहा कि वो बहुत सीधा, दयानतदार और बुद्धू सा है। फिर उसे हुआ क्या? वो बोलता क्यों नहीं, मगर अपना नाम क्यों नहीं बताता? मुझे ख्याल आया शीदी को उसके सामने कत्ल किया गया होगा। इस मंजर को वो बर्दाश्त न कर सका और उसका दिमाग सदमे से बेकार हो गया। मगर चाय वारदात पर या रास्ते में कहीं भी उसका खुरा नहीं मिलता था। बहरहाल ये नौकर मेरे लिए मोम्मा था। मैंने नौकरानी को बहुत तसल्लियाँ दी, वादे किए कि उसे अपना बेटा बिल्कुल सही हालत में मिल जाएगा। माँ डरती थी कि बड़े लोगों की इश्क की बाजियों और करतूत में उसका बेटा बेगुनाह मारा जाएगा। वो ठीक कहती थी, लेकिन शीदी और मजहर की इश्कबाजी गुनाह से पाक थी। उसका मेरे पास पक्का सबूत था और ये सबूत पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दिया था। नौकरानी के साथ खासा वक्त लग गया। मकतूला का जनाजा जा चुका था। मैं नींद और आराम को भूल गया और मजहर की खाला को बुला लिया। उसने मेरे आगे झूठ बोले थे। पहले की तरह अब भी उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन मैंने उसकी घबराहट दूर करने की कोशिश न की। आते ही मैंने उसे कहा, अब झूठ बोलो और देखो तुम किस तरह हवालात में पहुंचती हो। वो बहुत अच्छी शक्ल सूरत वाली औरत थी। रंग गोरा था जो जर्द हो गया और उसकी आंखें ठहर गईं। वो ऊंचे खानदान की मुअज़्ज़ज़ औरत थी, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं उसकी इसी कमजोरी को इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि सच बोलो, मैंने कहा। अब भी पर्दा डालोगी तो सारे गांव के सामने तुम्हारी इज्जत से पर्दा उठ जाएगा। मैंने आगे होकर कहा, तुम्हें मालूम है कि शीदी मजहर के साथ गई थी? नहीं, अल्लाह की कसम, उसने तड़प कर कहा और अपने दोनों हाथ हिला हिला कर कहा, मुझे ये मालूम नहीं। तुम बकवास करती हो, मैंने कहा। इनकी मुलाकातें तुम्हारे घर में होती थीं, तुम सहन में पहरा देती थीं। अब झूठ बोलो। ये सब ठीक है, उसने कहा, लेकिन उनके जाने का मुझे इल्म नहीं। उनकी मुलाकातों का तुम्हें इल्म था? जी। पहले क्यों झूठ बोला था? मैंने उससे पूछा। ये क्यों कहा था कि मजहर ने शीदी का कभी नाम नहीं लिया था? वो मेरी बहन का इकलौता बेटा है, उसने मिन्नत समाजत के लहजे में जवाब दिया। मैं उसे नहीं पकड़वा सकती। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और रोकर कहने लगी, क्या आप उसे पकड़ लेंगे? मेरे घर में जो जेवर पैसा है आपके आगे रख दूंगी। मेरे भांजे को ना पकड़ें। मैं उससे खून तो नहीं बख्श सकता। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें अपनी सगी बहन कहता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इज्जत वाले खानदान का आदमी हूँ। इज्जत वाले मर्द अपनी बहनों को बेइज्जत नहीं होने दिया करते और भाई अपनी बहनों का जेवर नहीं उतारा करते। मुझे भाई समझकर सच सच बता दो, तुम्हारे भांजे को बचाना मेरा काम रहा। उसने मेरे सर पर रखा हुआ मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और सर से उतारकर अपने होठों से लगा लिया, फिर अपने सीने पर रख लिया। ये सोच लो कि बहन भाई का रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल काम है, उसने कहा। सच मुझसे सुन लो, मजहर और शीदी एक दूसरे के लिए पागल हो चुके थे। वो चोरी चोरी इकट्ठे बैठते थे, लेकिन मैं अपने सर पर कुरान रखकर कहती हूँ कि दोनों ने मुझे नहीं बताया था कि शीदी मजहर के पीछे घर से निकल जाएगी। बेवकूफ़ की बच्ची ने जलील हरकत ये की कि घर से जेवर और पैसे भी उठाकर ले गई। मजहर को जेवर और पैसे क्या करने थे? उसके घर तो सोने चांदी की नदी बहती है। तुम्हें अगर पहले मालूम नहीं था तो फिर किस तरह पता चला कि शीदी मजहर के साथ गई है? मैंने पूछा। मजहर मेरे पास आया था, उसकी खाला ने बताया। मैंने उसे देखते ही कहा कि कल रात से शीदी का पता नहीं चल रहा। उसने कहा कि शीदी उसके घर में है। वो मुझे यही बताने के लिए आया था। इस औरत ने जो कहानी सुनाई और मैंने जो जिरह और छानबीन की, उससे ये इंकिशाफ हुआ कि मजहर की मंगनी हो चुकी थी। लेकिन शीदी के गांव में आकर शीदी उसके दिल में उतर गई। मोहब्बत के इजहार में पहल शीदी ने की। वो एक दूसरे में ऐसे खो गए कि दुनिया को और हकीकी हालात को भूल गए। उनका कमाल ये था कि खाला के सिवा किसी को उनकी मोहब्बत की भनक तक न मिल सकी। मजहर की खाला की उम्र 35 और 40 के दरमियान हो गई थी। उसकी औलाद नहीं हुई थी। खुदा ने बच्चे के आसार भी पैदा न होने दिए। मजहर उसकी बहन का एक ही बच्चा था। खाला को ये बच्चा बहुत अच्छा लगता था। अपने गांव जाती तो बच्चे को अपने साथ चिपकाए चिपकाए रखती।
बच्चा बड़ा हुआ तो अपने ससुराल में बुला लेती और 2-4 दिन उसे अपने पास रखती। वो बच्चे को मजहर नहीं मजरी कहती थी। मजहर जवान हुआ तो खुश तबे और मशहूर कर देने वाला गवैया निकला, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए वो मुसीबत बन गया। ज़बरदस्त लठबाज और दिलेर था, उसके साथ ही अकलौता होने की वजह से शहजादा बन गया था। अपनी बात मनवाता और अपनी करता था। अब उसे 1 साल के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना गांव छोड़ना पड़ा। दुश्मनों ने उसकी नेक चलने की जमानत करा दी थी। वो खाला के पास आ गया था। खाला ने उसे खाला से बहुत प्यार था। शीदी के साथ उसका ताल्लुक पैदा हुआ तो उसने खाला को बता दिया और कसम खाकर कहा कि शीदी के साथ उसकी मोहब्बत पाक है और वो शीदी के साथ शादी करेगा। खाला ने उसे कहा कि उसकी मंगनी कौन तोड़ेगा। उन लोगों को जवाब मिला तो वो पक्के दुश्मन बन जाएंगे। मजहर पर तो जज्बात का जादू सवार था। शीदी की हालत इससे भी बुरी थी। खाला उसकी मुलाकातें कराती और उन पर पर्दा डालती रही। खाला ने मजहर के साथ अपने प्यार का सबूत इस तरह दिया कि उसे रोकने की बजाय उसे खुली छुट्टी दिए रखी और मजहर शीदी को घर से निकाल ले गया। खाला को मालूम नहीं था कि नौकर और कुत्ता किस तरह उनके साथ चले गए थे। क्या इस नौकर को शीदी और मजहर के ताल्लुक का इल्म नहीं था? मैंने पूछा। नहीं, खाला ने जवाब दिया। उससे पता चल जाता तो वो शीदी के माँ बाप को बता देता। वो बड़ा पक्का लड़का है तो बुद्धू, लेकिन उससे कोई काम गलत नहीं कराया जा सकता। इतना गरीब लड़का है लेकिन लालच में नहीं आता। मजहर खाला से कहने आया था कि शीदी उसके पास है और उसने अपने माँ बाप को बता दिया है। शीदी को उसने अपने एक नौकर के मकान में रखा था। वो बहुत छोटा सा मकान था। मजहर के माँ बाप उसकी इस हरकत से परेशान हो गए थे। मजहर ने शीदी के ख़ानदान को दुश्मन बना लिया था। उनके लिए दूसरी मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि मजहर की मंगनी हो गई थी। खाला ने बताया कि इस मामले में वो इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। शीदी के ख़ानदान के साथ अब उसकी भी दुश्मनी पैदा हो गई थी। मजहर चला गया और 4-5 रोज़ बाद घबराहट और परेशानी की हालत में खाला के पास आया और उसे बताया कि शीदी लापता हो गई है। खाला के पूछने पर उसने बताया कि जिस मकान में शीदी को रखा था वो गांव के बाहर की तरफ था। शीदी पर पहरा बिठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो अपनी मर्जी और खुशी से गई थी। नौकर रात को दूसरे कमरे में सोता था। उस रात भी नौकर दूसरे कमरे में सोया हुआ था। उसे सुबह पता चला कि शीदी गायब है। मजहर शीदी के बाप और भाई से मिला। उस पर तो किसी को शक ही नहीं था। वो उनसे पूछ नहीं सकता था कि शीदी कहाँ है। खाला ने शीदी के घर जाके देखा, उसे वो घर में नजर न आई। नौकर और कुत्ते के मुतालिक उसने नहीं बताया कि वो कहाँ है। मैंने पूछा। नहीं, खाला ने जवाब दिया कि नौकर की तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं आया था। असल और पूरा बयान तो मुझे मजहर से लेना था। मैं बाहर निकला और नंबरदार से कहा कि मजहर आया हुआ है, उसे मेरे पास ले आओ। मैं फिर उसकी खाला के पास जा बैठा और उससे उसके बयान को जहन में रखकर कई और सवाल किए। उसने कुछ और बातें भी बताईं, लेकिन शीदी के मुतालिक वो यही कहती रही कि उसे मालूम नहीं और ये भी कि मजहर शीदी को कत्ल नहीं कर सकता। खाला ने फिर मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मैं मजहर को ना पकड़ूं। अगर मजहर ने कत्ल नहीं किया तो मैं उसे नहीं पकड़ूंगा, ये मैंने कहा। अगर उसने अपनी ज़बान से कह दिया कि शीदी उसके साथ घर से निकली थी तो भी मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा। उसे ये कहकर भेज दिया कि वो किसी को ना बताए कि उसने मुझे क्या बयान दिया है। उसके जाने के बाद नंबरदार ने मुझे बताया कि मजहर जनाजा पढ़कर वहीं से अपने गांव को वापस चला गया है। दिन का पिछला पहर गुजरने को था। मैंने नंबरदार से कहा कि मेरे लिए और मेरे अमले के लिए जो मेरे साथ था घोड़े और टट्टुओं का बंदोबस्त करे। उसने उसकी बजाय यक्के का बंदोबस्त कर दिया जो गांव में मौजूद था। मैं फौरन मजहर के गांव रवाना हो गया। गांव में दाखिल हुए तो सूरज गुरूब हो गया। मैं मजहर का घर पूछकर सीधा उनके दरवाजे पे जा रुका। अंदर से मजहर अपने बाप के साथ बाहर निकला। इनका चौबारा बता रहा था कि ये अमीर जमींदार हैं। उन्होंने मुझे अपनी बैठक में बिठाया। मजहर से मैं पहले मिल चुका था। उसका बाप भी बैठ गया। उसने उसे कहा कि वो बाहर चला जाए। वो इल्तिजा करने लगा कि उसे अपने बेटे के साथ रहने दिया जाए। देखें बुजुर्गवार, मैंने कहा, मैंने आपकी इज्जत का बहुत ख्याल रखा है और यहाँ आ गया हूँ, वरना मैं 2 कांस्टेबल भेजकर आपके बेटे को हथकड़ियाँ लगाकर थाने बुलवा लेता। आप बाहर चले जाएं। वो सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया।
मैंने मज़र से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला था कि शीदी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। उसने अब भी झूठ बोला। देखो लड़के, मैंने कहा, मैं पहले यहाँ आया था तो तुम्हें बुलाया था। तुमने शायद सोचा नहीं कि मैंने इतने बड़े गांव में सिर्फ तुम पर क्यों शक किया है। मुझे कोई इशारा मिला था तो तुम्हें बुलाया था। अब पक्की शहादत और निशानदही पर आया हूँ और तुम अभी तक झूठ बोल रहे हो। मुझे उस मकान में ले चलो जहाँ तुमने शीदी को रखा था और जहाँ से तुम कहते हो कि वो लापता हो गई थी। आपको किसने बताया कि मैंने शीदी को यहाँ छुपा कर रखा था? तो मेरे सवालों का जवाब दो। मैंने कहा, मुझसे कुछ न पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तो मुझे परेशान करोगे तो मैं सबसे पहले तुम्हारे घर की तलाशी लूँगा। सारा गांव तमाशा देखेगा। हम हर एक ट्रंक खोलकर और खाली करके देखेंगे। अपनी इज्जत बचाओ और जो मैं कहता हूँ वो करो। मुझे इस मकान में ले चलो जहाँ तुमने शीदी को रखा था। वो नौजवान था और उसे अपनी अमीरी का भी घमंड था। वो मेरी बात पर नहीं आ रहा था। मैंने उसके बाप को बुला लिया। मोहतरम सूबेदार साहब, मैंने उसे कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे गांव को आपका तमाशा ना दिखाऊं। अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में है। अपने शहजादे से कहें कि मुझे चक्कर देने की बेवकूफ़ी ना करे। आप इसे क्या पूछ रहे हैं? बाप ने पूछा। मैं इसे कह रहा हूँ कि उसने राजनगर की शीदी नाम की लड़की को जिस मकान में रखा था मुझे वहाँ ले चले, लेकिन ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है। इसे कुछ समझाएं वरना इस घर की तलाशी होगी। लड़की का जेवर और रकम यहाँ से मैं वो बरामद करूँगा। फिर मैं आपके बेटे को हथकड़ियाँ लगाकर थाने ले जाऊँगा। उसने एक लड़की को कत्ल किया है। तो इज्जतदार बाप का जो हाल हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो पलंग पर इस तरह बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। वो आंसुओं को रोक रहा था। मुझे मज़र की खाला बता चुकी थी कि इस शख्स को अपने बेटे की इस हरकत ने बहुत परेशान किया था और वो इसकी मंगनी नहीं तोड़ना चाहता था। यही वजह थी कि मैं इस शख्स की इज्जत कायम रखना चाहता था। मैंने उसे पहले तो रोक दिया था, फिर उसे तसल्ली दी और इसकी हौसला अफजाई की। इस लड़के ने मुझे जलील कर दिया है। उसने कहा, अगर लड़की कत्ल न होती तो इतना तूफान न बनता। तो भी ये मेरे लिए इज्जत की बात थी कि ये एक मौजिद ख़ानदान की लड़की को निकाल लाया। लड़की या शायद इन दोनों ने मेरी और ज़्यादा बेइज्जती इस तरह की कि लड़की अपने साथ जेवर और कुछ पैसे भी ले आई। मैंने दोनों चीज़ें अपने कब्जे में रखी हुई हैं, वो मैं आपके हवाले कर देता हूँ। वो उठा। माल बरामद करने के लिए पुलिस का ख़ास तरीका और ज़ाब्ता है। मैंने कहा, गांव के 2 गवाहों के सामने आप और आपका बेटा कहेंगे कि माल हमने यहाँ रखा हुआ है। फिर आप वो इशारों से उठाकर मेरे हवाले कर देंगे। आपके बयान लिखे जाएंगे, इन पर गवाह दस्तखत करेंगे। वो रिटायर्ड सूबेदार और खासा बड़ा ज़मींदार था। अंग्रेज़ों के वक्तों के सूबेदार नवाबों और महाराजों जैसी हैसियत रखते थे। मैं बरामदगी के असल तरीके को नज़रअंदाज भी कर सकता था, लेकिन मैं इन लोगों को अपने पाँव के नीचे बैठने पर मजबूर करना चाहता था ताकि ये मुझे लड़की के कत्ल का राज दे दें। बड़ा अच्छा असर हुआ। बाप ने जो आंसू रोके हुए थे वो निकल आए। बेटे ने बाप के आंसू देखे तो वो बोल पड़ा। मुझे ख्याल आया कि इस माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और शफकत से पालते हैं और अपना आप इन पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होकर माँ बाप को जिल्लत और रुसवाई में फेंक देते हैं। आप सरकारी तरीका भी रहने दें, मज़र ने कहा। मैं आपको सारा वक़ुआ सुना देता हूँ, लेकिन एक बात मैं पहले ही कह देता हूँ कि लड़की को मैंने कत्ल नहीं किया। मैं आपको इस मकान में ले चलता हूँ जहाँ मैंने लड़की को रखा था। मैंने उसके बाप को बाहर भेज दिया। मज़र ने वही बयान दिया जो उसकी खाला दे चुकी थी। उसने शीदी के साथ मुलाकातें उसी तरह सुनाई जिस तरह उसकी खाला ने सुनाई थी। नौकर की माँ को उन्होंने जिस तरह इस्तेमाल किया वो भी मैंने वैसे ही सुना जिस तरह वो औरत खुद मुझे बता चुकी थी। उसने 2-4 ऐसी बातें भी सुनाई जो उसकी खाला को मालूम नहीं थी। उसने खाला को बताए बगैर लड़की को घर से निकाला था। अब उसने वो वक़ुआ सुनाया जो किसी को भी मालूम नहीं था। वो जब लड़की को साथ ले जाने के लिए आया तो गांव से बाहर एक जगह रुका जो उन्होंने मुकर्रर की थी। वो अपनी घोड़ी पर आया था। लड़की अपनी वसी मकान के पिछले रास्ते से निकली और उस तक पहुंच गई। शीदी के घर रखवाली का बड़ा खूंखार कुत्ता था।
जिसे रात को खुला छोड़ देते थे। कोई चोर डाकू इस घर के करीब नहीं आ सकता था। जब शीदी बाहर निकली तो कुत्ता उसके पीछे चल पड़ा। ये कुत्ते की फितरत है कि अपने मालिकों से प्यार करता है। शीदी ने मज़र को बताया था कि उसने कुत्ते को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना हटा। शीदी ऊंची आवाज़ से उसे नहीं धुतकार सकती थी। कुत्ता आखिर वापस चला गया। मज़र ने शीदी को घोड़ी पर अपने आगे बिठा लिया। उसने घोड़ी को दौड़ाया नहीं ताकि आवाज़ गांव तक ना पहुंचे। वो गांव से कमोबेश 1 मील दूर खंडरों के इलाके में पहुंच गया तो इन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। रात अंधेरी थी। किसी ने कुत्ते को ललकारा। कुत्ते से पहले एक साया सा, जो कोई आदमी लगता था, नजर आया। उसके हाथ में शायद लाठी थी। साफ पता चलता था कि यह आदमी उनके ताक़ुब में आया है और उसने कुत्ते को इसलिए ललकारा है कि वो इन्हें पकड़ ले। मज़र बड़ा जोशीला और दिलेर जवान था। वो घोड़ी से उतरा। शीदी भी उतर आई। मज़र पीछे गया। उस आदमी ने मज़र को ललकारा और पूछा कि वो कौन है। मज़र के पास बेत का मोटा डंडा था जिसके आगे तांबे का खोल चढ़ा हुआ था। उस अजनबी ने लाठी ऊपर की, मगर मज़र ज़्यादा तेज था। उसने उसको डंडा मारा जो उसके कंधे पर पड़ा। वो आदमी संभल न सका। मज़र ने उसे 2 और डंडे मारे जो उसकी पीठ पर पड़े और आखिरी डंडा उस आदमी के सर पर पड़ा और वो गिर पड़ा। मज़र ये देखने के लिए ना रुका कि वो कौन था। वो घोड़ी पर सवार हुआ, शीदी को आगे बिठाया और घोड़ी को एड़ लगा दी। 1 मील के लगभग और गए तो इन्हें पता चला कि कुत्ता उनके पीछे आ रहा है। मज़र समझा कि वो आदमी फिर आ गया है। वो रुका। कुत्ता भी उनके पास आकर रुक गया। उन्होंने देखा कि कुत्ते के साथ कोई नहीं था। तब उन्होंने देखा कि ये शीदी का कुत्ता है। उसे वापस भेजना था। उसे मारते थे तो वो घूम फिर कर फिर उनके पास आ जाता था। कुछ और दूर जाकर मज़र ने सीधा रास्ता बदल दिया और ज़रा आगे जाकर उसने घोड़ी से उतरकर कुत्ते को डंडा मारा और फिर उसे पत्थर मार मार कर भगा दिया। कुत्ता शीदी के पीछे जा रहा था। उसके बाद कुत्ता उनके पीछे ना आया। शीदी परेशान थी कि कुत्ते के साथ कौन था जिसे मज़र बेहाल करके फेंक आया था। अगर वो शीदी का भाई होता तो इस तरह मार न खाता। मज़र को पक्का शक ये था कि वो नौकर था। उसने शायद शीदी को घर से निकलते देख लिया होगा और अपनी दरियाफ्त और वफादारी से मजबूर होकर शीदी के पीछे चला आया होगा। मुझे शक हुआ कि अगर वो नौकर था तो अब वो मक्कर नहीं कर रहा था। उसके सर पर बड़ी ज़ोर से डंडा लगा था। इससे उसकी याददाश्त खत्म हो गई होगी। वो अब थाने में था। उसे डॉक्टर के पास भेजना था। मज़र शीदी के साथ अपने गांव पहुंच गया और शीदी को एक नौकर के मकान में ले गया। ये झुग्गीनुमा मकान था। इसे मज़र ने अच्छी तरह साफ करा दिया था। बड़ा अच्छा पलंग रखवा दिया था। उसे ऐसा डर तो नहीं था कि शीदी भाग जाएगी, इसलिए पहरे का कोई इंतज़ाम ना किया। सिर्फ एक नौकर को वहाँ रहने दिया जिसका काम शीदी की खिदमत करना था। उसने सुबह अपने माँ बाप को बताया कि वो फलां की बेटी को ले आया है और उसके साथ शादी करेगा। माँ बाप पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मज़र ने उन्हें कहा कि उसकी मंगनी तोड़ दी जाए। माँ बाप ने उसे समझाया कि मंगनी तोड़ने का नतीजा क्या होगा और ये भी बताया कि शीदी के ख़ानदान के साथ जो दुश्मनी पैदा हो गई है उसके नतीजे में तो खून खराबा होंगे ही। मज़र ने इन्हें कहा कि वो शीदी के ख़ानदान के साथ दुश्मनी नहीं रहने देगा। वो शीदी के भाई और उसके बाप के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगेगा और उन्हें कहेगा कि शीदी मेरे पास है, उसकी शादी मेरे साथ कर दो। क्या ये तुम्हें यकीन था कि वो तुम्हें बख्श देंगे? मैंने पूछा। ना बख्शें, उसने जवाब दिया। मैं उन्हें कहता कि तुम लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो ना सही। तुम्हारी बेटी खुद ही मेरे साथ शादी कर रही है। उसका यह ख्याल अहमकाना था। यह जैसा भी था, मुझे इससे गर्ज नहीं थी। मेरा मकसद तफ्तीश था। उसने बताया कि उसकी माँ और बाप शीदी से मिलने गए और उसे कहा कि वो इसे वापस चली जाए, वरना दोनों ख़ानदानों में ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाएगी कि मज़र कत्ल हो जाएगा। लेकिन शीदी ने इन्हें कहा कि दुश्मनी तो शुरू हो ही गई है। अब अगर वो वापस चली जाएगी तो उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे कि वो पाक साफ वापस आई है। वो ठीक कहती थी। सिर्फ किसी के साथ घर से निकल जाना ही बहुत बड़ा जुर्म था। मज़र बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा था कि उसने बड़ी ख़तरनाक हरकत की है। उस पर जज्बात का भूत सवार था। उसे माँ बाप ने कह दिया कि वो इसकी मंगनी नहीं तोड़ेंगे। मज़र ने गांव के मीरासी से कहा कि वो
उसकी मंगेतर के भाइयों से कह दे कि वो उनकी बहन के साथ शादी नहीं करेगा। मंगेतर के भाइयों ने उसे जवाब दिया कि देखा जाएगा। मजहर ने उन्हें नाराज करने के लिए धमकी का जवाब धमकी से भेजा और ये भी कह दिया कि मैंने जिसके साथ शादी करनी है उसे मैं ले आया हूँ। गांव में अभी किसी को मालूम नहीं था कि मजहर किसी लड़की को निकाल कर ले आया है। उसकी मंगेतर के भाइयों की जासूसी होगी कि उन्हें पता चल गया होगा कि उसने अपने नौकर के घर किसी लड़की को रखा हुआ है। मुझे अब ये याद नहीं रहा कि 3 दिनों या 4 दिनों बाद लड़की लापता हो गई। पहली बार मुझे ख्याल आया कि लड़की को उसका बाप भी गायब कर सकता है। मैंने ये शक मजहर को ना बताया। उसकी बातों से पता चलता था कि उसे अपने बाप पर शक नहीं, वो मंगेतर के भाइयों पर शक कर रहा था। मजहर ने नौकर को मारा पीटा। वो साथ वाले कमरे में सोया रखा था। उसने बताया कि बाहर वाला दरवाज़ा बंद था, सुबह देखा तो खुला हुआ था। मैंने मजहर से पूछा कि वो खुद वहाँ क्यों नहीं सोता था। इस लड़की को शादी से पहले मैं पाक रखना चाहता था, उसने जवाब दिया। जवान लड़की और लड़के का रात को एक कमरे में सोना मुनासिब नहीं था। लड़की तो लापता हुई। अगले रोज़ मजहर की माँ के पास आई और कहने लगी कि शादी का दिन मुकर्रर कर दो। मजहर के माँ बाप ने उसे टाल दिया। मजहर ने मुझे बताया कि उससे अगले रोज़ उसी मीरासी की ज़बानी उसकी मंगेतर के भाइयों ने उसे पैगाम भेजा, अब किसी और को ले आओ। मजहर ने अपने बाप को बताया कि लड़की इनके भाइयों ने गायब की है और वो इनसे इंतकाम लेगा। माँ उसके पाँव पर गिर पड़ी और रो रो कर कहा कि वो इनका एक ही बेटा है, इनके बुढ़ापे पर रहम करे। बाप ने अपनी तुर्रे वाली पगड़ी उसके हाथ में देकर कहा कि जाओ इसे अपने हाथों बाहर गोबर के ढेर पर फेंक आओ। बाप ने उसे ये भी कहा कि तुम इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद के अकेले मालिक हो, ऐश मौज करने के लिए ज़िंदा रहो, दुश्मन नहीं दोस्त बनाओ। माँ बाप ने उसे ऐसा घेरा कि वो मजबूर हो गया और उसने इंतकाम का इरादा तर्क कर दिया। इससे अगले रोज़ उसकी मंगेतर के घर से कपड़ों का जोड़ा, अंगूठी और पैसे जो उन्होंने मंगेतर को मंगनी की रस्म पर दिए थे वापस आ गए। साथ ये पैगाम था कि उन्होंने लड़के को जो कपड़े और अंगूठी और पैसे दिए थे वो वापस कर दो। मजहर का बयान बहुत लंबा था। मैंने जिरा की थी, बहुत से सवालों के जरिए अपने शकूक को रफ़े किया था। मैंने ये अंदाज़ा कर लिया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। रात बहुत गुजर गई थी। मजहर का बाप मेरे कहने के बगैर एक पोटली ले आया और मेरे हवाले कर दी। मैंने खोल कर देखा, उसमें जेवरात थे और 10-10 और 5-5 रुपए के कुछ नोट थे। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि ये अपने पास रख लें, उसने कहा और उसके आंसू निकल आए। कहने लगा, लड़की ये जेवर और पैसे अपने साथ लेकर आई थी। मैंने गांव के नंबरदार को बुलाया और उसे कहा कि मैं बाकी तफ्तीश उसके घर में करूंगा। मैं उसके घर चला गया, मजहर और उसके बाप को साथ ले गया। उन्हें बाहर बिठाया और नंबरदार को अंदर बिठाकर मजहर की मंगेतर के भाइयों के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि वो सब खुशहाल जमींदार हैं और बड़े दिल गुर्दे वाले हैं। खोजे को जानते हो? मैंने पूछा। उसे कौन नहीं जानता जी, उसने कहा। उस्ताद है, हाथ मारता है और इधर उधर खिला पिलाकर साफ बचा रहता है। इन 2 भाइयों के साथ खोजे का मेल मिलाप है। खोजे का मेल मिलाप तो हर किसी के साथ है जी, नंबरदार ने कहा। कभी कभी इन भाइयों के घर भी आता है। आखिरी बार उसे यहाँ कब देखा था? मैंने पूछा। उसने याद करने के लिए छत की तरफ देखा और चौंक पड़ा। वारदात क्या है? उसने मुझसे पूछा। ये वो वारदात तो नहीं जिसमें हसनपुरे खोजे का गांव के करीब एक लड़की की लाश मिली है? वही, मैंने जवाब दिया। जनाब, उसने एक आंख बंद करके कहा, लड़की हमारे गांव से गई थी ना? ये वारदात खोजे की है, करवाई इन भाइयों ने है। लड़की सूबेदार का बेटा लाया था। मैं कल परसों यहाँ आया था, मैंने कहा। तुमने उस वक्त तो कुछ नहीं बताया मुझे। आपने मुझसे पूछा ही कब था? उसने कहा। आप दूसरे थाने के थानेदार हैं, मैं समझा कोई आपके थाने की वारदात है। मुझे तो आपके जाने के बाद पता चला था कि वारदात है क्या। अब आपने खोजे का और इन भाइयों का जिक्र किया है तो मुझे कुछ याद आया है। गांव में किसी का भेद छुपा नहीं रहता। हमने देखा कि सूबेदार और उसकी बीवी अपने नौकर के कच्चे कोठे में गए और थोड़ा वक्त लगाकर निकले। फिर उनका बेटा मजहर वहाँ गया, वो 2 घंटे लगाकर निकला। शाम के बाद वो फिर नौकर के घर गया और बहुत वक्त बाद बाहर आया। अगले रोज़
सूबेदार अकेला नौकर के कोठे में गया और थोड़ी देर बाद निकला, फिर मजहर गया और बहुत देर बाद निकला। ये सिलसिला 3-4 रोज लगा रहा। किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो सूबेदार से पूछता कि वो नौकर के घर क्यों बार बार जाते हैं, लेकिन लोगों को चोरी चोरी टोह लगाने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। खुद मैंने उनके नौकर से पूछा कि ये लोग बार बार तुम्हारे घर क्यों आते हैं। सोचने वाली बात तो ये थी कि नौकर वहाँ अकेला रहता है। नौकर मेरे आगे कैसे झूठ बोलता। उसने बताया कि सूबेदार का लड़का कहीं से एक लड़की लाया है जिसे इसके घर में रखा हुआ है। मैं हैरान कि ये कैसी लड़की है जिसे बाप बेटे ने साझा रख लिया है। अब आपने खोजे की बाबत पूछा है तो याद आया कि मैंने एक रोज खोजे को सूबेदार के नौकर के मकान से थोड़ी दूर खेतों में खड़े देखा था। वो दोनों इस कोठे के करीब से गुजरे थे। मेरे पूछने पर उसने वो दिन बताया जिस दिन उसने उन्हें देखा था। मजहर ने मुझे शीदी की गुमशुदगी की रात बताई थी। मैंने हिसाब लगाया तो ये वही दिन था जिस रात लड़की लापता हुई थी। मैंने नंबरदार के साथ 2 कांस्टेबल भेजे और वो दोनों भाइयों को जगा कर ले आए। इनके जाने के बाद मैंने मजहर और उसके बाप के साथ लिया और उन्हें कहा कि वो मुझे अपने नौकर के घर ले चलें। मेरे पास 2 टार्चें थीं। नंबरदार के घर से लालटेन भी ले ली। बाहर पेशावर खुशामदी खड़े थे। हालांकि आधी रात होने को आई थी। इनमें 2 आदमी दौड़े गए और अपने घरों से लालटेन उठा लाए और मेरे आगे आगे चल पड़े। नौकर अपने घर में सोया हुआ था। उसे जगाकर मैंने दोनों कमरे देखे। सहन बहुत छोटा था। सहन की दीवार कच्ची और 7 फीट ऊंची थी। उस पर लिपाई की हुई थी। मैंने लालटेनों और टार्चों की रोशनी में दीवार को देखना शुरू किया। एक जगह ऐसी रगड़ थी जैसे किसी का पाँव लगा हो। बाहर जाके दीवार को वहां से देखा। पाँव की रगड़ बड़ी साफ नजर आई। यहाँ से एक आदमी ऊपर गया, दीवार फांदी और अंदर से दरवाजा उसी ने खोला होगा। मैंने दीवार के साथ अंदर और बाहर टार्च की रोशनी में जमीन देखी। कोई खुरा नजर न आया। चंद दिन गुजर गए थे, खुरे मिट गए थे। मैंने नौकर से पूछगछ की। उसने बताया इतना ही कि वो कहाँ था। मैं उससे मालूम करना चाहता था कि उसने लड़की को अगवा करने वालों की मदद की होगी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। दोनों भाई आ गए। मैंने उनके साथ कोई बात न की। मेरी हालत ये हो गई थी कि हड्डियां दुख रही थी, लेकिन मैं अभी आराम नहीं कर सकता था। मजहर, उसके बाप, उसके नौकर, दोनों भाइयों और नंबरदार को मैंने साथ लिया और थाने को रवाना हो गया। हम जब थाने पहुंचे तो सुबह तुलू होने वाली थी। मैंने इन सबको अपने अमले के हवाले किया और कहा कि इन सबको इस तरह अलग अलग रखो कि कोई भी एक दूसरे के साथ बात ना कर सके। मैं घर चला गया और वर्दी समेत चरपाई पर गिर पड़ा। फौरन ही मेरी आंख लग गई। आंख खुली। बीवी ने जो कुछ सामने रखा वो बड़ी जल्दी जल्दी खाकर मैं थाने आ गया। सबसे पहले शीदी के नौकर को बुलाया। कुत्ता उसके साथ था। मैंने उससे उसका नाम पूछा जो वो ना बता सका। उसके सर के बाल हटाकर देखा। एक जगह उभार था और जिल्द जरा सी फटी हुई थी। उभार निहायत मामूली सा था। यहाँ उसे मजहर का डंडा लगा था। कमीज उठवाकर उसकी पीठ देखी। जहाँ डंडे लगे थे वहाँ बड़े साफ निशान थे। उसे मैंने हॉस्पिटल सिविल सर्जन के पास एएसआई के साथ भेज दिया। एएसआई को मालूम था कि उसका मुआयना कराना और रिपोर्ट देनी है। ये नौकर मेरे लिए बड़ा ही कारामद गवाह था, लेकिन बेकार हो गया था। खोजे के गांव के नंबरदार को मैंने गांव में बहुत गालियां दी थीं और उसे धमकी भी दी थी कि मैं उसकी नंबरदारी मनसूख करा दूंगा। उसे अब थाने में बैठे 30वां दिन था। मैं शीदी के गांव फिर मजहर के गांव चला गया था। नंबरदार और खोजे के साथ मैंने उन 2 भाइयों को भी थाने भिजवा दिया था जो कुत्ते को पकड़कर लाए थे। ये सब बहुत परेशान थे। मैं शीदी के नौकर से फारिग हुआ तो खोजे के गांव का नंबरदार अंदर आ गया। मैंने उसे फिर गालियां देनी शुरू कर दी और कहा कि मैं उसकी रिपोर्ट लिख रहा हूँ कि उसने एक सजा याफ्ता और पेशावर डकैत को दोस्त बना रखा है और उस पर पर्दा डाला हुआ है। हुजूर, नंबरदार ने हाथ जोड़कर कहा, ये देखें, मेरी गलती माफ़ कर दें। एक बात बताने आया हूँ। उस शाम खोजे के पाँव में गुरगाबी थी और तुमने गांव में सबको इशारे से बता दिया था कि मुझे कोई ना बताए कि खोजे ने गुरगाबी पहन रखी थी। मैंने ये कहकर फिर गालियां देनी शुरू कर दी। वो रोने पर आ गया और बोला, मेरा कसूर माफ़ कर दें। एक और बात भी आपको बताता हूँ। आप जब खुरे देख रहे थे उस वक्त खोजे को अपने खुरे का ख्याल आ गया। उसने गुरगाबी कहीं छुपा दी थी। मेरी बकबक और गालियों से
مجھے یہ حاصل ہوا کہ خوجے کے خلاف شہادت مل گئی۔ میں نے خوجے کو بلایا۔ خوجے، میں نے اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، گرگابی کہاں چھپائی ہے؟ وہ گھاگ استاد تھا، فوراً انجان بن گیا اور ایسی ایکٹنگ شروع کر دی جیسے میں کسی غلط آدمی سے بات کر رہا ہوں۔ خوجے، میں نے بڑے آرام سے کہا، میں اپنا سوال دہرایا نہیں کرتا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے دونوں دوستوں کو پکڑ لایا ہوں۔ وہ تمہاری طرح پیشہ ور نہیں ہے کہ پولیس کی چوٹ برداشت کر سکیں، ایک ہی دبکے سے بک پڑیں گے۔ دیکھ کھوجے، تیرے علاقے کے تھانے دار نے کہا ہے کہ تیرا خیال رکھوں۔ اگر تو اپنا خیال خود نہیں رکھے گا تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا تعلق تیرے ساتھ ہے، اگر تعلق نبھانا ہے تو بول، ورنہ مجھے تیرے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ میں سوچنے کی زیادہ مہلت بھی نہیں دوں گا۔ میرے تھانے کی مار سہ جاؤ گے تو کہوں گا کہ واقعی استاد ہو۔ اگر میرے اقبالی بیان کی ضرورت نہیں تو مقدمہ بنا لو، اس نے کہا۔ میں اٹھا اور باتیں کرتے کرتے اس کے پیچھے چلا گیا۔ مجھے خدا نے بڑا اچھا جسم اور قد دیا ہے۔ وہ مجھ سے آدھے جسم کا تھا۔ میں نے اسے پیچھے سے کمر سے پکڑا اور 3-4 فٹ اوپر اٹھا کر بڑے زور سے اس کے پاؤں فرش پر مارے، جیسے اسے زمین میں ٹھوکنے کی کوشش کی ہو۔ اسے چھوڑ دیا۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹ گیا۔ اس طرح ریڑھ کی ہڈی پر ایسی ضرب پڑتی ہے جو کبھی ہکیل آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن کمر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی پگڑی اتار کر اس کے بال مٹھی میں لیے اور اوپر کھینچے۔ وہ دانت پیس کر اٹھا۔ میں نے اسے آگے کو جھٹکا دیا اور وہ منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ وعدہ معاف گواہ بناؤ گے؟ اس نے درد سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تو میں اور کیا کہہ رہا تھا، میں نے کہا۔ میں نے اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کا جھوٹا وعدہ دیا اور اس نے بیان دے دیا۔ اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے میری مار پٹائی سے ڈر کر اقبال جرم کیا تھا۔ یہ لوگ پتھر ہوتے تھے، نشہ، تشدد اور اذیتیں سہنے کے عادی تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں دیکھا کہ اقبال جرم کرنا ہی پڑے گا تو فوراً مان جاتے تھے، پھر عدالت میں پولیس کو خراب کرتے تھے۔ اس کا مختصراً بیان یہ تھا کہ مظہر کی منگیتر کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ بھائی نے اسے کہا کہ ایک لڑکی اٹھانی ہے۔ خوجہ اس کام کا ماہر تھا۔ منگیتر کے بھائی نے اسے وہ مکان دکھایا جس میں مظہر نے شیدی کو رکھا ہوا تھا۔ ایک رات خواجہ آیا۔ دونوں بھائیوں کو پہلے سے معلوم تھا۔ خوجے نے دیوار پھلانگی اور اندر سے دروازہ کھول دیا۔ دونوں بھائی اندر گئے۔ شیدی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ خوجے نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ وہ جاگ کر تڑپنے لگی۔ تینوں نے اسے اٹھا لیا اور باہر لے گئے۔ یہ مکان گاؤں کے باہر تھا، اس لیے پکڑے جانے کا خطرہ نہ تھا۔ گاؤں سے تقریباً 1 میل دور تک وہ شیدی کو باری باری کندھے پر اٹھا کر لے گئے، پھر اسے اتار دیا اور اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ ہم سے ڈرو نہیں لڑکی، منگیتر کے بڑے بھائی نے شیدی سے کہا۔ تمہیں ہم کوئی تکلیف نہیں دیں گے، تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ تمہیں ہم کہیں اور نہیں لے جا رہے، یہ تمہیں تمہارے گاؤں تک پہنچا دیں گے۔ اپنے گھر چلی جانا، اگر اس گاؤں میں آؤ گی تو قتل ہو جاؤ گی۔ شیدی نے انہیں کہا کہ وہ اپنے گھر گئی تو اس کا باپ اور اس کا بھائی اسے جان سے مار ڈالیں گے، وہ گھر نہیں جائے گی۔ دونوں بھائیوں نے اسے بہت کہا کہ اپنے گھر چلی جائے، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہیں چھوڑ دیا جائے اور وہ جدھر جانا چاہے گی چلی جائے گی۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ واپس مظہر کے گھر جا پہنچے گی۔ خوجے کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اسے بیچا جائے تو بہت قیمت ملے گی۔ اس نے یہ ارادہ کر کے دونوں بھائیوں سے کہا کہ اسے وہ اپنے گھر لے جائے گا اور سمجھا بجھا کر گھر بھیج دے گا۔ اس نے ان بھائیوں سے کہا کہ وہ چلے جائیں، لیکن بھائی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ خوجے نے مجھے اپنے اقبال جرم میں بتایا کہ اسے اپنی نیت پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ لڑکی روتی تھی۔ خوجے نے مجھے بتایا، اسے تو رونا ہی تھا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں بھائی بھی بہت پریشانی اور گھبراہٹ میں تھے۔ وہ لڑکی کو سمجھاتے تھے کہ مظہر کی منگنی ہو چکی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے اور اگر تم وہاں رہیں تو ماری جاؤ گی، یہی مظہر تمہیں خراب کرتا رہے گا، لیکن لڑکی نہیں مانتی تھی۔ بھائی ڈرنے لگے کہ لڑکی کو کہاں لے جائیں۔ لڑکی نے آخر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے قتل کر دو۔ یہاں مجھے شک ہونے لگا کہ خوجہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عجیب افواہ تھا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مظہر کی منگیتر کے بھائی انتقامی کارروائی کر رہے تھے، لیکن انہیں لڑکی کی عزت کا اتنا خیال کیوں تھا؟ اس قسم کی انتقامی کارروائیوں میں لڑکیوں کو خراب کیا جاتا ہے اور سارا غصہ بے بس عورتوں پر نکالا جاتا ہے۔ میں نے خوجے کو بولنے سے نہ روکا۔ سوچا
کہ اسے بیان پورا کرنے دوں۔ انہوں نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ ایک بھائی خوجے اور لڑکی کے ساتھ خوجے کے گاؤں چلا جائے۔ لڑکی قید سے تنگ آ کر خود ہی کہہ دے گی کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ خوجے کو ان دونوں بھائیوں نے 500 روپے دینے کا سودا کیا تھا، جو کام ہو جانے پر ادا کرنا تھا۔ اس وقت کا 500 روپیہ آج کے 10,000 روپے کے برابر تھا۔ ان کا مطلب کچھ اور تھا، میری نیت کچھ اور تھی۔ خوجے نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، میں نے بڑے بھائی کو پرے لے جا کر کہا کہ تم لڑکی کو اپنے گاؤں سے غائب کرنا چاہتے تھے، وہ ہو گئی ہے۔ اب یہ جیے مرے جدھر بھی جائے تمہیں کیا، اسے میرے حوالے کرو اور تم جاؤ۔ میں تم سے ایک پیسہ نہیں لوں گا، لڑکی مجھے دے دو۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ہماری دشمنی مظہر کے ساتھ ہے، اس لڑکی کے ساتھ نہیں۔ ہم نے ایک طرف منگنی توڑ دی ہے اور دوسری طرف اس لڑکی کو غائب کر دیا ہے، جس کی خاطر وہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کا کیا قصور ہے؟ یہ عزت والے باپ کی بیٹی ہے، میں اسے امانت سمجھ کر عزت سے اس کے باپ کے پاس بھیجوں گا۔ وہ اسے مارے پیٹے قتل کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ بیچاری اکیلی ہم 3 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں اس کی عزت کی حفاظت کروں گا، تمہیں ہم 500 روپے نقد دیں گے۔ خوجہ چپ ہو گیا۔ فیصلہ ہوا کہ چھوٹا بھائی خوجے اور لڑکی کے ساتھ جائے۔ لڑکی کو بڑے بھائی نے ایک بار پھر تسلی دی کہ اس کی عزت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا اور وہ ڈرے نہیں۔ اس نے لڑکی سے یہ بھی کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے اور وہ اپنی بہتری سوچے اور اپنے گھر چلی جائے۔ چھوٹا بھائی خوجے اور لڑکی کے ساتھ چلا گیا۔ بڑا بھائی واپس آ گیا۔ خوجے کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، وہاں کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ چھوٹے سے اس گاؤں کی ساری آبادی خوجے کے ساتھ تھی۔ نمبردار اس کا دوست تھا۔ لڑکی کو خوجے کے گھر سے لے گئے۔ بے شک گاؤں کے لوگ خوجے کے ساتھ تھے، پھر بھی خوجے نے کسی کو پتہ نہ چلنے دیا کہ اس نے گھر میں ایک لڑکی چھپا رکھی ہے۔ چھوٹے بھائی کو خوجے نے کہا کہ وہ باہر نہ نکلے۔ چھوٹا بھائی 19-20 سال کا نوجوان تھا، اتنی خوبصورت اور اس کی عمر کی لڑکی اس کے قبضے میں تھی، لیکن اس نے لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ اسے یہی کہتا رہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ یہ لڑکا خود اس کے ساتھ جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن لڑکی نہیں مانتی تھی۔ میرے پوچھنے پر خوجے نے مجھے بتایا کہ اسی دوران شیدی کا نوکر اور کتا گاؤں میں آ چکے تھے۔ خوجے کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس پاگل کا اور کتے کا شیدی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ شاید 3 دن لڑکی خوجے کے گھر میں قید رہی۔ اتنے میں مجھے نوکر اور کتے کی اطلاع اس علاقے کے تھانے سے ملی اور میں شیدی کے باپ اور بھائی کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں میں گیا۔ وہیں رات ہو گئی۔ خوجے نے مجھے بتایا کہ وہ اس موقع سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ منگیتر کے چھوٹے بھائی کو ڈرائے کہ پولیس آ گئی ہے اور وہ پکڑا جائے گا، اس لیے وہ بھاگ جائے۔ خوجے کی اسکیم یہ تھی کہ وہ اسے بھگا کر خود لڑکی کو یہ چکمہ دے گا کہ آؤ تمہیں مظہر کے پاس چھوڑ آؤں، پھر وہ اسے اپنے کسی اور ٹھکانے پر لے جائے گا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو ڈرایا، لیکن وہ نہ ڈرا۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ لڑکی بھی جائے گی۔ خوجے کے پاس اب سوچنے کے لیے وقت نہ تھا، اس کی نظر مجھ پر تھی۔ اگر اس کے اپنے علاقے کا تھانے دار ہوتا تو وہ نہ ڈرتا، میں دوسرے تھانے کا تھانے دار تھا، اس لیے وہ ڈرتا تھا۔ اس نے آخری بار چھوٹے بھائی کو اتنا ڈرایا کہ بھائی نے کہا کہ لڑکی کو یہاں سے نکالو۔ خواجہ لڑکی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس پر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں لڑکی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، خواہ جان چلی جائے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس لڑکے کو ختم کر دوں۔ خوجے نے مجھے سنایا، سب سے پہلے تو میں گاؤں سے نکلنا میرا ضروری تھا۔ ہم نے لڑکی سے کہا کہ آؤ تمہیں مظہر کے پاس لے چلیں، اور وہ چل پڑی۔ میں جب اس گاؤں میں تھا اس وقت خوجہ اور چھوٹا بھائی لڑکی کو نکال لے گئے اور گاؤں سے دور نکل گئے۔ جائے وقوعہ پر ان کا پھر جھگڑا ہوا۔ خوجہ ایک رسی ساتھ لے گیا تھا، اس سے وہ اس لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن خوجے کا دماغ پھر گیا۔ اس نے رسی لڑکی کے گلے میں ڈال کر اسے مار ڈالا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ چھوٹے بھائی نے اسے نہ روکا، وہ دیکھتا رہا۔ لڑکی مر گئی تو خوجے نے لڑکے سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں چلا جائے اور زبان بند رکھے۔ چھوٹے بھائی نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کا زیور اتار لے، یہ بھی سودے میں شامل تھا، لیکن خوجے نے نہیں اتارا۔ کیوں نہیں اتارا؟ میں نے خوجے سے پوچھا۔ میرا دل نہیں مانا، اس نے جواب دیا۔ میں جیتے جاگتے آدمی کو روک کر اس سے مال نکلوایا کرتا ہوں، کسی زندہ عورت کا بھی زیور کبھی نہیں اتارا۔ یہ تو مری ہوئی عورت تھی۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں للکار کر واردات کیا کرتا ہوں۔ اس وقت تک 8-10 غریب لڑکیوں کو زیور پہنا کر ان کی شادیاں کر چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کا کوئی بھی آدمی میرے خلاف مخبری نہیں کرتا۔
اگر میں ہر ایک بات اور ہر ایک تفصیل لکھنے لگوں تو یہ کہانی 150-200 صفحوں تک پہنچ جائے۔ میں نے قاتل آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کھوجے کے بعد میں نے دونوں بھائیوں کو باری باری بلایا۔ انہوں نے اقبال جرم کرنے کے لیے مجھے کچھ پریشان کیا، لیکن وہ جرائم پیشہ نہیں تھے۔ میری باتوں میں آ گئے اور انہوں نے الگ الگ اقبالی بیان دے دیا۔ بڑا بھائی غصے میں تھا، کہتا تھا کہ وہ لڑکی کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں دونوں بھائیوں کے اس کردار سے متاثر تھا کہ انہوں نے لڑکی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ یہ مقدمہ پیچیدہ تھا اور بہت پھیلا ہوا بھی۔ شہادت کم تھی، موقع کا گواہ کوئی نہ تھا۔ میں نے مظہر کو بھی گرفتار کر لیا۔ شیدی کے نوکر کو ڈنڈے مار کر اسے پھینک جانے پر اس کے خلاف زیر دفعہ 307 مقدمہ تیار کر لیا۔ اس میں مشکل یہ تھی کہ مضروب سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ کورٹ کے حکم پر اسے دلی بھیجا گیا۔ رپورٹ آئی کہ چوٹ نے اسے اس حالت میں پہنچایا ہے۔ ڈاکٹر نے کورٹ میں آ کر اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ یہ میرا سب سے مشکل مقدمہ تھا۔ بڑی محنت سے مجھے شہادت کے خالی خانے پر کرنے پڑے۔ اس پینڈنگ میں شیدی کے باپ اور بھائی نے میری بہت مدد کی۔ خواجہ سیشن کورٹ میں اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کا میں نے بڑا ہی پکا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ ہی اس کے خلاف کافی تھا۔ کھوجے اور منگیتر کے چھوٹے بھائی کو عمر قید، بڑے بھائی کو 7 سال اور مظہر کو 3 سال سزائے قید دی گئی۔ ہائی کورٹ نے سب کی اپیلیں مسترد کر دیں۔